पहले मैं कोठारी जी को, शंकर जी को, विनीत जी को और बहुत से ऐसे ओल्ड और नए लर्नर जो हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के दिन उन्होंने कहा कि सर एक स्पेशल चार्ट रीडिंग पे सेशन होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि एक से एक इंटायर कम्युनिटी को फायदा होगा। तो बाकी चीजें तो मैं शेयर करता रहता हूँ, लेकिन लगा कि कुछ अगर एक्स्ट्रा और भी चीजें मिल सकता है आपको, तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया है इसको, और आप लोग इसको बार बार देखना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो वर्ड हो इंग्लिश में हो, क्योंकि साउथ इंडियन जो भी लोग होंगे उनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। बट बाकी शंकर जी आप लोग को गाइड कर देंगे, या जो भी स्टूडेंट होंगे। चार्ट रीडिंग की जब हम बात करते हैं कि बेसिक चार्ट रीडिंग या एडवांस चार्ट रीडिंग, तो मैं आपको बताऊं कि चार्ट रीडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है। चार्ट रीडिंग मतलब ग्राफ को रीड करना। एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जो पूर्णतः हिस्ट्री पे आधारित है। जब आप प्राइज को रीड करते हैं, जब प्राइज को स्टडी करते हैं और उस प्राइज को अपनी कन्विक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री की ओर देखना होता है। चार्ट रीडिंग में जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं, चाहे आप मूविंग एवरेज का यूज करते हो, सीपीआर का यूज करते हैं, ओआरबी का यूज करते हैं, वोल्फ वेव हो, इलियट वेव हो, गान हो, एस्ट्रो हो, व्हाटएवर आप कुछ भी यूज करते हैं, आपको हिस्ट्री को देखना होगा। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि चार्ट रीडिंग पूर्णतः टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग प्रेजेंट को देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं। तो जब भी आप चार्ट की रीडिंग कर रहे हो, तो आपको हिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट कभी करना ही नहीं है। अगर आप मार्केट में सच में पैसा बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं जो चीजें आज आपको बता रहा हूं, ये मेरी सिर्फ लॉस की और प्रॉफिट की जो जर्नी है, उसमें मैंने जो इस बाजार से सीखा है, मैं आपको सिर्फ वही बताने की आज की क्लास में कोशिश करूंगा। एक वर्ड भी मेरा गूगल का नहीं हो। तो आप इसको बस सीरियसली लीजिएगा, और मुझे लगता है कि इसके बाद कल से जब बाजार खुलेगी मंडे से, तो शायद आप बाजार को अलग तरीके से देखना शुरू कर देंगे और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। तो पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि चार्ट रीडिंग में आप लोग करोगे क्या। जैसा कि हिलेगा मिलेगा सब कुछ आप लोगों ने देख रखा होगा, मैं मान के चलता हूं बेसिक चीजें चार्ट रीडिंग की आपको आती होगी, वो भी मैं मान रखा हूं। मैं बेसिक से थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं, तो चार्ट रीडिंग में सबसे पहले आपको हिस्ट्री को उठाना है कि भाई हिस्ट्री क्या कहता है। हिस्ट्री को जब आप उठाओगे चार्ट रीडिंग में, तो वो आपको कन्विक्शन के रूप में आपके अंदर आएगा। जब तक आपको हिस्ट्री पे फेथ नहीं है, आप टेक्निकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। आप कह दो कि मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया है, 20 से 50, 20 से 50 कर गया है, 200 डीएमए क्रॉस कर गया है, बैंड ब्लास्ट, लेकिन आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। ट्रेड नो मींस नो नहीं ले पाओगे। आपके आंखों के सामने ट्रेड चलता रहेगा और आप कहते रहोगे मैं लेता तो इतना होता, बट आप ले नहीं पाओगे अगर आपको फेथ नहीं है हिस्ट्री पे। तो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर जानता तो मैं सब कुछ हूं, मैं किसी को बता दूं तो वो काम कर जाता है, लेकिन जब खुद पे अप्लाई करता हूं तो काम नहीं करता है। रीजन क्या है कि आपको फेथ नहीं है किस पे, हिस्ट्री पे। चार्ट रीडिंग पूर्णतः हिस्ट्री पे ही आधारित होती है, 100 में 100%। याद रखिएगा, क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं स्टूडेंट से कि फंडामेंटल एनालिसिस में किसको वेटेज देते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग प्रेजेंट को वेटेज देते हैं, जो प्रेजेंट डाटा होता है। तो चार्ट रीडिंग में हिस्ट्री को, अब कैसे हिस्ट्री को समझिए। हिस्ट्री को समझाने के लिए बस थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट पे। ये हमारी निफ्टी की चार्ट, इसमें अभी हम आएंगे कि क्या क्या चीजें इंडिकेटर्स यूज करेंगे, कब इंडिकेटर यूज करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, क्या देखना चाहिए प्राइस में। लेकिन उसके पहले हम ये बताना आपको चाहते हैं कि हिस्ट्री किस प्रकार काम करती है और किस प्रकार उसकी इंपॉर्टेंस होती है और किस प्रकार हम उस पर ट्रेड लेंगे। जैसा कि आपको मैं पिछले लगभग 2-3 महीने से बता रहा हूं, 17,671, 17,671 हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ निफ्टी, लाइफ टाइम क्लोजिंग है निफ्टी की। वो कहां पे है इस मंथ में, 1 सितंबर 2021, 1 सितंबर 2012। कितनी क्लोजिंग है, 17,671, 17,671, मतलब ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो याद होगा, जो हमें जानते हैं, शायद 2 महीने पहले कोई क्लास वगैरह था,
उसमें मैंने कहा था कि जब भी ये 18,000 18,000 के आसपास जाए, आप 17,500 की पुट ले लेना, 70,300 कोई पुट ले लेना, वो पैसा दे देगा, आप रिकॉर्डेड होगा वो, आप उसको देख सकते हैं जाकर। क्यों? क्योंकि मुझे हिस्ट्री पे फेथ है। जब ये मार्केट 18,000 के आसपास थी, आरएसआई हिट थी, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि देखो भाई 17,671 हिस्ट्री है, इसके ऊपर क्लोज करना हाईएस्ट क्लोजिंग मानी जाएगी, तो इस प्रकार से भी मार्केट बुलिश हो जाएगी, दो क्लोजिंग हो जाए तो। लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब जब बाजार गिर रही है तो मुझे मैसेज आता है कि सर अब क्या करें, व्हाट टू डू। मैं तो सी साइड में बैठा हुआ हूं। मैंने कहा क्यों? सी साइड में बैठना था तो रेशियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैंने बता रखा है ना कि रेजिस्टेंस पे रेशियो बनाओ और सपोर्ट पे, तो क्यों नहीं बनाया? जैसे रेशियो जो लोग नहीं जानते होंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसको ब्रीफली बता दूंगा, कि मुझे बस शंकर जी आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि बताने के क्रम हो सकता है कि मैं उसे भूल जाऊं, तो लास्ट में पूछिए, मैं बता दूं। जी सर। तो 17,671 मतलब हाईएस्ट क्लोजिंग। तो जब भी मार्केट अब ऊपर जा रही है तो मैं मान कर चलेंगे कि जब ये 1 ईयर में नहीं तोड़ा है, तो ऐसा इसको क्या मिल गया इस बार कि भाई इसको तुम ब्रेक करोगे। तो इस बेस पे आप हिस्ट्री के बेस पे ट्रेड लोगे, ना कि टेक्निकल एनालिसिस पे बेस पे ट्रेड लोगे, क्योंकि हिस्ट्री टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है और टेक्निकल एनालिसिस हिस्ट्री से ही बनता है। याद रखिएगा, जो हिस्ट्री को भूल जाएगा वो टेक्निकल एनालिसिस कर ही नहीं सकता है, और अगर वो तुक्का लगा के कर भी लिया तो दूसरे को बता देगा, खुद ट्रेड नहीं कर सकता। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट। अब दूसरी हिस्ट्री में एक और इंपॉर्टेंट है कि 16,000 के नीचे, 16,000 के नीचे जब से यह गिरा है, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है, तो ये तो ऊपर की ओर हो गई। अगर मार्केट इन द फ्यूचर में आपको नीचे की तरफ मिलती है 15,000 15,200, तो आप मान के चलना कि मंथली क्लोजिंग 16,000 के ऊपर होगी। ये चीजें मैं अभी बता रहा हूं तो शायद आप लोग चेक करना शुरू कर दें, लेकिन इंपॉर्टेंस हिस्ट्री होती है। तो चार्ट रीडिंग जब भी आप करते हैं तो पहले हिस्ट्री के डाटा देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था, कि अब क्या होगा। यही हिस्ट्री के कारण जब यहां पे मार्केट खड़ी थी तो 7,511 को मैंने लक्ष्मण रेखा कहा था, और मार्केट की लो कितनी थी? 7,511। और मैंने फेसबुक पे अपडेट किया था लाइव में 7,510, 7,510, 7,510। क्यों? क्योंकि मुझे हिस्ट्री पता था कि हिस्ट्री में पास्ट में हुआ है तो आज भी अब यही होगा। जबकि काफी एनालिस्ट लोग कह रहे थे 6,000 जाएगा, 5,000 जाएगा, 4,000 जाएगा मार्केट, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मार्केट यहां से जब बैक कर जाती है और 11,000 11,000 तक मैं कहता रहा कि बुलाती है, मगर जाने का नहीं, लोगों ने नहीं सुना, पोर्टफोलियो नहीं बनाया। इस लेवल पर जाकर पोर्टफोलियो बनाते हैं, और जब मार्केट गिरते हैं तो सर अब क्या करें? तो वेट करो, मार्केट का तो एक साइकिल होता है। क्यों हिस्ट्री यहां इंपॉर्टेंट थी? इसलिए कि बार बार यहाँ पे जब एबीबीएफ के पास जाता था, मार्केट ऊपर आ रही थी, तो इसको ब्रेक काफी सालों से नहीं किया था, तो आगे आने वाले वक्त में भी इसको ब्रेक नहीं करेगा। या 100 एसएमए ईएमए को मार्केट मंथली चार्ट पे आज तक ब्रेक नहीं किया है, तो नहीं करेगा 2000 के बाद। तो इन सब चीजों को आपको देखना है हिस्ट्री में। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग आज तक जब भी चार्ट रीडिंग करते हो तो सीधा कैंडलस्टिक पढ़ लेते हैं 32 टाइप के, लेकिन कैंडल पढ़ लेते हैं, मूविंग एवरेज पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज पढ़ना है वो आप नहीं पढ़ते हो, आप अंडरएस्टिमेट करते हो हिस्ट्री को। नतीजा क्या होता है? आप दूसरे को बताने के लिए तो एनालिस्ट होते हैं, बट एनालिस्ट से जो ट्रेडर की जर्नी है, जब तक आप हिस्ट्री नहीं देखोगे नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसको मान लीजिए। हिस्ट्री में क्या घटनाएं हुई है, किस टाइम पे हुआ है, किस एवरेज के पास हुआ है, किस पिवट के पास हुआ है, उसको नोट डाउन करके रखेंगे जब भी आप चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो पहला रूल हो गया कि आपने नोट डाउन कर लिया कि भाई हिस्ट्री में हुआ था, तो आने वाले वक्त में जब भी ऐसी घटनाएं होगी तो ऐसा होगा। जैसा कि मैंने पहले पास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि जब काली बादल छाता है तो बारिश होती है, हवाएं चलती है, ये हम लोग हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं, तो अभी भी ऐसा होगा तो मान के चलेंगे कि बारिश होगी। तो टेक्निकल एनालिसिस सही है ना। तो आपको हिस्ट्री को देखना है, ये हो गया। उसके बाद चार्ट रीडिंग में और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको रखनी है। अगर आपको बेसिक चार्ट रीडिंग जाननी है तो आप हिलेगा मिलेगा को जरूर रखिएगा। आप हिलेगा मिलेगा कि जब चार्ट रीडिंग को यूज करते हैं तो आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस होती है काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस पे फेथ करना होगा। अगर आपकी फेथ इस पे नहीं है
तो यकीन मानिए आप इसको ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो मैं आज टेक्निकल के थ्रू आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जब आप शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम फ्रेम में, खास करके इंट्राडे में या आप 10 दिन 15 दिन के लिए जब आप चार्ट के एनालिसिस करते हो तो क्या करते हो, लॉन्गर टर्म में आपको किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, डू एंड डाउन, इन सब चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको काफी फायदा होगा और आपको नुकसान से बचा लेगा। अब चलिए यहां बात करते हैं हिलेगा मिलेगा कि जब भी आप यूज करते हैं या किसी भी चार्ट रीडिंग को आप यूज करते हो तो माइंड में रखिएगा मंथली टाइम फ्रेम। आपको मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करनी है। अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म है, मतलब अगर 5 से 10 दिन का भी है, तो स्टार्ट मंथली टाइम फ्रेम से करेंगे। इससे आपको क्लियर डाटा मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे प्लान मत बना लीजिएगा अपने ट्रेड का। अगर आप छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अपना प्लान बनाते हैं किसी भी ट्रेडिंग टूल्स से, तो आपको वहां पे फेल होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, इमोशन बहुत ज्यादा आएगा, एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा होगी और आप कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैप कर जाएंगे। आप 4-5 दिन कमा तो लेंगे बट छठे दिन विथ जीएसटी वापस कर देंगे बाजार, तो ये आपको झेलना पड़ेगा। तो किस प्रकार, पहले मंथली टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर लेनी है कि मंथली टाइम फ्रेम क्या कहता है। जब मंथली टाइम फ्रेम आपको दिखता है कि हमारा बाय में है, तो आप कहोगे कि मैं कैसे मानूं कि मंथली टाइम फ्रेम बाय में है, इसका कोई रूल? तो सिंपल सा रूल है कि या तो आप कोई मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए या हिलेगा मिलेगा यूज कर लीजिए। अगर हिलेगा मिलेगा में ये रेड लाइन आप देख रहे हो, सिंपली ये गैप बनाकर चल रहा है इस आरएसआई से, ये आप देख लीजिए रेड लाइन, ये अगर इसके नीचे है रेड लाइन और एक गैप बनाकर चल रहा है, तो किसी भी कंडीशन में ये बाजार नहीं गिरेगी। इसे गिरने के लिए इसको ऊपर आना ही होगा और एक बार अगर ये ऊपर आ जाए तो यकीन मानिए जब तक ये ऊपर रहेगा मार्केट ऊपर जाकर गिर जाएगी, मार्केट ऊपर जाकर गिर जाएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। इसको नीचे आना होगा अगर बाजार को ऊपर जानी है तो। ये 21 में है, इसको नीचे आना होगा इस तरह से, और एक बार अगर ये चला गया और आरएसआई 3 ऊपर आ गया तो बाजार फिर नहीं गिरेगी, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है। तो मंथली पे आपको एक डाटा मिल जाता है सिंपली, ये आप 20 ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट, सिर्फ कैंडल चार्ट पे बता देते हैं, 17 प्रकार के चार्ट होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा सा एक, मैं यहाँ पे सिंपली सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 SM। अगर किन्हीं को प्राइस देखना नहीं आता है, आप लोगों को किन्हीं को नहीं आता है, बिल्कुल आप नए हो बाजार में, तो आप एक चीज मान लो कि जब तक 20 SMA के ऊपर प्राइस चल रहा है, आप उसको मानकर चलिए कि ट्रेंड ऊपर की ओर है, और जब 20 SMA के नीचे आ जाता है तो ट्रेंड नीचे की ओर है। बट 20 SMA के नीचे 2 क्लोज होनी चाहिए या 20 SMA के ऊपर 2 क्लोज होनी चाहिए। आप लोगों को, बहुत लोगों को शायद पता होगा कि कोई भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन 2 कैंडल क्लोज से मानी जाती है। अक्सर आप लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ट्रैप हो जाते होंगे। रीजन क्या होता होगा कि आप हाई पे कोई ट्रेंड लाइन लगा दिए इस तरह से, इसके ऊपर क्लोज कर गया, ब्रेकआउट हो गया। नहीं, इसके ऊपर 2 क्लोज होनी चाहिए उसी टाइम फ्रेम पे जिस टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है, तब जाकर वो वैलिड होगी। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में अगर आप 2 क्लोज का एक रूल वहां डाल देते हो तो किसी भी कंडीशन में आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लॉस देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बड़ा पैसा, जिसे पंटर कहते हैं, उसका पैसा लगा होता है, उसकी दुकान डूब जाएगी तो आपका क्या जाएगा। हम लोग तो जहाज पे एक छोटी सी गठरी लेकर बैठे हुए हैं, जो इस बाजार को रन करवा रहा है फिर उसे करना है, तो उसे कैसे देखते हैं। जैसे देखिए अभी रिसेंट की मैं बता रहा हूँ, ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे बाजार लोअर लो लगा के चल रही है, जो जनरल आप लोग चार्ट रीडिंग करते हो। अब जब भी इसको गिरना होता है वीकली टाइम फ्रेम तो मार्केट क्या कर रही है, 2 कंडीशन कर रही है। यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न और एक देखिए, तो यहाँ भी इसको भी मैंने जनरल टेलीग्राम पे बनाकर दिया था आप लोगों को कि देखो भाई मेरे पास तो बस यही, आप देख लो, ये इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद वीकली क्लोजिंग कर जाती है, तो इसकी कंफर्मेशन दे देती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। लेकिन ब्रेकआउट को कैसे ट्रैप किया, ये मैं आपको बस थोड़ा सा दिखा दूं।
क्या करता है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक क्लोज ऊपर कर जाती है पर दूसरा क्लोज नहीं कर पाती। एक दो क्लोज कर जाता तो हम मानते कि हाँ जी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। मुझसे किसी ने पूछा था कि सर क्या ब्रेकआउट हो चुका है एज पर ट्रेंड लाइन, मैंने कहा नहीं, दो क्लोज होने तो दो पहले। तो सर दो क्लोज तो करीब 10-12 दिन लग जाएंगे ट्रेडिंग में। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा मतलब जल्दी पर ये है, हमें जब आएगा जब देखेंगे। तो टू क्लोज आपको काफी इंपॉर्टेंस रखता है जब भी आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के एनालिसिस करते हो। तो उसी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आपने उसे ट्रेंड लाइन से बनाया है, तो ये भी एक नोट डाउन करके रख लीजिए, कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। दूसरी, हिलेगा मिलेगा को हमेशा वेटेज देना है। हिलेगा मिलेगा में एक और सीक्रेट चीज ये है कि ये भी आपको, यहां भी आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, आप ऊपर ना लगा के। आप ट्रेंड लाइन का यूज जब ऊपर करते हैं तो आप ट्रैप हो जाएंगे, ट्रेंड लाइन वहां लगाओ जहां ट्रैप होने की संभावना नहीं, आप यहां लगा दो। तो जैसे यहाँ बाय करना था ना, तो आपको यहाँ याद होगा आप लोगों को शायद, पहली अमृतवाणी जो मैंने सीरीज स्टार्ट की तो उसमें क्या बताया था कि मार्केट वॉलिंजर बैंड के अपर लेवल तक जाएगी जो 17,900 के आसपास है। क्यों यही हुआ था, क्योंकि इतनी कंफर्मेशन कहां से आती, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहां पे लिया था, हिलेगा मिलेगा। तो हिलेगा मिलेगा में भी आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं लोअर लेवल पे, जिससे आप ऐसी चीजों से बचेंगे। तो जनरली इस तरह से आपने देख लिया कि भाई इसके ऊपर नहीं जाती है। तो कोई भी अगर ट्रेडिंग पोजीशन आपको बनानी है, कुछ भी ट्रेड लेना है, तो आप क्या करेंगे, इस बेस पे ट्रेड लेंगे कि मार्केट इसके ऊपर नहीं है तो मैं पुट बाय करता हूं, या मैं फ्यूचर हेज बनाता हूं, या मैं कोई शॉर्ट सेल करता हूं। तो एसएल क्या होगा, एसएल इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस। आप लोग क्या करोगे, ये थोड़ा सा अप डाउन हुआ ना, यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिए, यहाँ पे एसएल बुक कर लिए कि इसके ऊपर क्लोज कर गया मेरा एसएल। आपको याद रखना है एसएल क्या होता है, एसएल को परिभाषा ही लोगों को नहीं पता है। एसएल मतलब गलती मान लेना, आप गलत हो। तो कभी कभी होता है कि गलती तुरंत मान लो, और कभी कभी होता है गलती तब मानो जब मार्केट आपको कहे कि हाँ जी मैं बिल्कुल अब बदलने को तैयार हूं। तो इस जगह पे अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेड लेता है, कुछ भी लेता है, तो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं 18,000 के ऊपर क्लोज, 18,000 के ऊपर क्लोज, 18,000 के ऊपर क्लोज करेगा तो हमारा एक एसएल होगा ट्रेड का, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं। मैं कहीं भी बीच में एसएल नहीं दे रहा हूं, आपने नोटिस किया इस बात को। रीजन क्या कि एसएल को एक ही एरिया होता है। सम टाइम एसएल आपका 5 पैसे 10 पैसे होता है, सम टाइम एसएल आपका 500 पॉइंट भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपने जब ट्रेड लिया है तो किस जगह पे लिया है। एसएल हमेशा आपकी जगह को डिफाइन करता है। मैं ये टेक्निकल एनालिसिस की सारी चीजों को एक जगह लाकर थोड़े थोड़े पार्ट में आप लोग को बता रहा हूं कि जहां आप मिस्टेक करते हो, जो आप गलतियां करते हो टेक्निकल एनालिसिस में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कि जब भी आपको, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं जब भी लेता हूं मेरा एसएल हिट हो जाता है। मैंने अक्सर सुना है कि सर मैं जब भी लेता हूं तो मेरा एसएल हिट हो जाता है और उसके बाद ऊपर चला जाता है या प्रॉफिट में आ जाता है। ये आम ट्रेडर की बहुत परेशानी है कि जब तक मैं नहीं लेता हूं वो स्टॉक चलता रहता है, जैसे ही मैं ले लेता हूं वो गिर जाता है, और जो अब जब मैं निकल जाता हूं फिर ऊपर भाग जाता है। तो मुझे तो बड़ा परेशानी है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आप इसके लिए सिंपल सा तरीका बना लीजिए, क्या ट्रेड करना है तो जैसा कि प्राइस का एक रूल है कि प्राइस अपने एवरेज को फॉलो करती है, या एवरेज अपने प्राइस को फॉलो करती है, दूसरे को फॉलो करता रहेगा, कभी ये आगे कभी ये पीछे। अब आप लोगों को करना क्या है कि प्राइस को देखना कि ऐसी कौन सी एवरेज है जिसके पास प्राइस जाकर पास्ट में नहीं गिरा हो, या जिसके पास जाकर प्राइस पास्ट में बहुत तेजी से गिरा हो, वो सेल के केस में, बाय के केस में नहीं गिरा हो। आपको बस इतना ख्याल रखना है। अगर इतना भी आप ख्याल रखते हो आप बन गए ट्रेडर, आपको कोई भी कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। चलो उसको एक तरह प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कैसे। जैसा कि देखिए हमारी ये 20 SMA डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी की ऊपर चली गई, लेकिन ऊपर से जब नीचे आती है तो ये 20 SMA के पास आकर सपोर्ट लेती है और वहां से ऊपर निकलती है। कर रहा है ना, 20 SMA के पास आकर सपोर्ट लेती है और वहां से ऊपर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 SMA इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आपको बस अपना नोट कर लेना है, हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, कि 20 SMA के पास लास्ट में प्राइस आया था और उसके बाद ऊपर चला गया है। अब आपको क्या करना है कि 20 SMA के पास एक मार्क कर लेना है कि वहां पे जब भी आएगा
और मात्र 30 मिनट अगर वो वीवैप के ऊपर हो जाता है, हम वहां पे बाय करेंगे। एसएल 20 SMA के नीचे क्लोज। तो कुछ लोग कहेंगे सर 20 SMA के नीचे क्लोज का जो आप एसएल देते हो, चाहे 10 मिनट क्लोज का या 20 मिनट क्लोज का या 30 मिनट क्लोज का, तो मुझे तो काफी डर लगता है। मैं पूछता हूं क्यों? तो सर वो 30 मिनट में पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, तो स्टॉक 200 पॉइंट नीचे चला गया, तो निफ्टी क्रैश कर गई, तो मैं कहता हूं हम लोग सबको एक दिन मरना है, पता है ना, तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? हमें सबको पता है कि एक दिन मरना है, तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं उस एक दिन के लिए? क्या पूरी उम्र खत्म कर लेते हैं? एक ट्रेडर का लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी है कि वो क्लोजिंग बेसिस एसएल नहीं रखता है। एसएल 90% केस में क्लोजिंग बेसिस होती है। जितने भी बड़े पैसे हैं, जितने भी स्मार्ट मनी है, जैसा कि आपको पता होगा मार्केट में 3 तरह के पैसे होते हैं। मार्केट में 3 तरह के पैसे हैं, स्मार्ट मनी, बैड मनी और एक होते हैं लूजर। तो बैड मनी जर्नी हो स्मार्ट मनी में बदल जाता है, बट लूजर हमेशा लूजर होता है। वो कभी और कहानी बताएंगे आप लोगों को, एक लंबी कहानी उस पर चली जाएगी, पूरी साइकोलॉजी का वो पार्ट है। तो जब भी हमें ये पता है कि इसके पास आके भाग रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अगली बार हम मार्क करके रखेंगे कि जब भी वहां आएगा 30 मिनट वीवैप के ऊपर होगा, हम ट्रेड लेंगे एसएल 20 के नीचे, क्योंकि इसके नीचे जब क्लोज करेगा तो बड़ा पैसा का भी पैसा जाएगा। दूसरी चीज कि जब भी कोई 20 SMA ब्रेक करता है, तो या तो वो गैप अप में करेगा या एक सुपर कैंडल बनाएगा। मैं पहले भी बता रखा हूं, मतलब उसे ब्रेक करने के लिए या तो गैप अप चाहिए, गैप डाउन चाहिए या सुपर कैंडल चाहिए। तो इसलिए क्लोजिंग बेसिस एसएल जब आप रखते हो लाइव मार्केट में, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। या डे लो आप एसएल रख सकते हो अगर इंट्राडे करते हो तो। जैसे कुछ लोग कहेंगे सर मैं इंट्राडे करता हूं तो क्या करूं, तो उस केस में डे लो एसएल रखिए। बहुत से लोग वीवैप एसएल रखते हैं। वीवैप एसएल तभी रखा जाता है जब वीवैप एक फ्लैट डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर वीवैप फ्लैट डायरेक्शन में नहीं है, प्राइस की पैटर्न को रीड किया जाता है, याद रखिए आप लोग। तो अगर वो पैटर्न आपकी फ्लैट डायरेक्शन में नहीं है, मतलब एकोमोलेशन नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको डे लो या डे हाई ही एसएल रखनी चाहिए, नहीं तो आपकी एसएल हंटिंग हो जाएगी। जितने भी लोगों की वीवैप हंटिंग हो रही है या एसएल हंटिंग होती है इंट्राडे में खास करके, वो डे लो और डे हाई की एसएल रखना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। जितने भी लोग ऑप्शन की बायर हो, चाहे ऑप्शन के सेलर हो, चाहे आप इंट्राडे के एकदम एक्सट्रीमली ट्रेडर हो, या किसी प्रकार करते हो, आप ओपन हो, ओपन लो, ओपन हाई, बीबी ट्रैप, इन सब चीजों का यूज करना शुरू कर दो, आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। कोई एक पे तो फोकस कीजिए। एनीवे, तो आपको याद होगा 17,346 17,346 एक सपोर्ट एरिया हमने दिया था। मार्केट 17,345.20 के पास आती है और वहां से बाहर निकल जाती है, आगे बढ़ जाता है। तो रीजन क्या था 20 SMA? क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था, तो अब भी ऐसा होगा, हम मान के चलेंगे। तो आप कहेंगे सर अब यहाँ है, अब भी ऐसा होगा? तो नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब वो मैंने मछली बना दी है ना, वो तैयारी कर रहा है, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। एक बार प्राइस दोबारा चली जाती है, तो मैंने क्या कहा था कि जब दोबारा आएगी तो अब वो वैलिड उतना नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि प्रीवियस में जहां भी एवरेज पे रिएक्शन हुआ है, तो अगली बार उस एवरेज को मार्क करके रखना है। आप लोग क्वेश्चन करोगे सर मल्टीपल एवरेज है, हम कहां कहां एवरेज लगाए? मैं कहता हूं इतना भी मुश्किल नहीं है। आप 20 से लेकर या 10 से लेकर 200 तक की एवरेज लगा दीजिए, आपको प्राइस बता देगा कि कहां मैं रुकना चाहता हूं और किस एवरेज को मैं आज रिस्पेक्ट दे रहा हूं। प्राइज की नेचर होती है कि वो एक गांव में जब जाता है ना, प्राइज को मान लीजिए कि एक आदमी वो एक गांव में जाएगा, वो सिर्फ एक ही घर के जाकर खाना खाएगा, बाकी गांव में किसी के घर का खाना वो नहीं खाता है। मतलब वो एक ही एवरेज पे अपने आप को बार बार सपोर्ट करता रहेगा, या तो मूविंग एवरेज हो चाहे एवी वेब हो, या एक ही कोई ऐसा एवरेज होगा जिसके पास वो बार बार जाएगा और वहीं से वो अपना काम करके आगे बढ़ेगा। मतलब एक ही घर में खाना खाने वाली बात हो गई। वो हर जगह नहीं घूमेगा कि आज इस एवरेज के पास, कल उस एवरेज के पास। तो वो आपको बस 10 से लेकर 200 तक की एवरेज लगा लीजिए, पूछ लीजिए प्राइस से कि भाई कौन सा एवरेज आज किस घर में, लेकिन वो डे टाइम फ्रेम पे होना चाहिए कम से कम।
आप कभी भी छोटे टाइम फ्रेम लगाने की गलती मत कीजिए। छोटा टाइम फ्रेम आपका यूज होता है एक्सक्यूशन के लिए, ट्रेड में एंट्री के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, बट ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ट्रेड प्लान के लिए आपको डे टाइम फ्रेम कम से कम यूज करना ही चाहिए। जिन लोगों को बाजार में लॉस हो रहा हो, जो लोग भी बाजार में फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, जिनको लगता है कि मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं उनसे आज भी आग्रह करता हूं, आप डे टाइम फ्रेम से दोस्ती तो करो। आपकी कठिनाई दूर ना हो तो फिर मुझे कहना। सर मैंने भी वही किया है, मुझे भी लत थी कि बॉटम पे पकड़ लें और टॉप पे बेचे, ना बॉटम मिला ना टॉप मिला। तो ये आपको याद रखना है। ये क्लियर है? हिलेगा मिलेगा को पूरी चीज आप लोग जानते होंगे, इस पे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ ट्रबल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शंकर जी? जी सर, ले लेंगे हम। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ ट्रबल होगा तो बता दीजिएगा। ओके। ठीक है। मार्केट का आप लोगों को पता है कि ये ब्रेकडाउन करने की तैयारी कर रखा है। जिस तरह से पैटर्न बना रही है वो ब्रेकडाउन करेगा, तो जब भी तोड़ेगा तो गैप डाउन में तोड़ेगा या सुपर कैंडल में 20 SMA को ब्रेक करेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से पैटर्न बनाया है यहाँ पे, तो ब्रेकडाउन की तैयारी है और कुछ भी नहीं है, ये डाउन करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार सपोर्ट लेगा ये इस एरिया में। मार्केट का शॉर्ट टर्म व्यू आप लोग रख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट लेगा इस एरिया में हल्का सा। उसके बाद सीधा इसका एक टारगेट लीजिएगा कि टारगेट क्या होता है। जैसे टारगेट मेरा मानना है कि दो ही लोगों को पता होता है, गॉड को, एक मैड को। नॉर्मल इंसान सिर्फ तुक्का लगाता है, चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो किसने कहा था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि टारगेट आपका 20 से 50 में मूव करता रहता है। जैसे 20 SMA है तो आपको जनरली मूविंग एवरेज एक लगा लेनी है, या बोलिंजर बैंड, और 50 कहाँ, यहाँ आता है 50, जो आपका एरिया आ रहा है 16,602 का आसपास है। ठीक है, इसको आप बैंड से भी लगा सकते हैं, क्योंकि बैंड का मीडियन जो होता है काफी अच्छा काम करता है। तो एक यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट देने का ये प्रयास करेगा। कहाँ पे आ रहा है? 17,000, 17,039। तो ये थोड़ा सा और हो सकता है कि नीचे आ जाए जब प्राइस नीचे आएगा तेजी से। तो इसी के पास 17,000 के आसपास एक सपोर्ट आपको बन रहा है, और एक यहाँ नीचे की ओर लोअर लेवल पे बन रहा है, दो है। ठीक है, लेकिन अगर जनरल टर्म में एक और चीज देखिएगा कि एक लोअर लो बनाते हुए वीकली टाइम फ्रेम पे आगे बढ़ रहा है, तो ये पैटर्न आपको भी वैलिड कर सकता है बाजार। एक लो, दो लो, मतलब इसके लो को फिर आगे का लो ब्रेक करता है और फिर आगे जाता है, बट इसके हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो आगे हम देखते हैं, जब तक 20 SMA सेव है तब तक कुछ नहीं कहेंगे। इसके नीचे जैसे ही क्लोज करेगा तो फिर इस लो को ब्रेक कर देगा। तो जब भी कभी वीकली टाइम फ्रेम का 20 SMA ब्रेक कर जाए, जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने अभी पुट में ट्रेड नहीं लिया, अपनी पोजीशन नहीं बनाई, तो अब वो क्या करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी ये बैंड का 20 SMA ब्रेक कर जाए और इसके नीचे क्लोज, तो आप इस लेवल का कोई पुट बाय करेंगे स्प्रेड के साथ। आप इस लेवल के कोई पुट बाय करेंगे स्प्रेड के साथ, जैसे 15,189 है, तो आप 15,000 का पुट बाय करेंगे और 14,500 का पुट को शॉर्ट सेल कर देंगे स्प्रेड के साथ, वो आपको पैसा दे देगा। ठीक है, एक चीज और आप लोग बहुत ही यूनिक बता रहे हैं, खासकर उनके लिए कि जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। आपको जानना है कि ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, ORB आप जाएंगे इंडिकेटर में, वहां आपको मिल जाएगा ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है। इसमें से आप 15 मिनट का ले लेंगे, 5 मिनट का ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे आपको चलेगा। यहाँ देख लीजिए। अब ये ORB कहता क्या है कि ऐसी कोई भी प्राइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ओपनिंग रिटेलर करवाते हैं और क्लोजिंग बड़ा पैसा करवाता है, तो ऐसा कोई भी प्राइस अगर ओपन हुआ है और वो फर्स्ट 15 मिनट के हाई और लो को अगर ब्रेक नहीं करता है, तो एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाएगा तब तक जब तक हाई लो को ब्रेक ना करे। लेकिन अगर वो उसके हाई या लो को जिस डायरेक्शन में ब्रेक कर देगा, मार्केट उसी डायरेक्शन में इंट्राडे में ट्रेंडिंग होने की कोशिश करता है। याद रखिएगा 100% नहीं है, इसके साथ और भी चीजें आपको यूज करना होगा, जैसे हिलेगा मिलेगा को, और भी चीजें, लेकिन ये आपको एक क्लियर डायरेक्शन देगा। 22 ट्रेडिंग सेशन में 16 डेज, लगभग 16 दिन ये बाजार की आपको क्लियर डायरेक्शन देता रहेगा। आपकी जो ट्रेडिंग है जिसमें लॉसेज होते हैं वो बिल्कुल बंद कर देगा। अब इसका यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। इसका यूज करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ओपनिंग होती है, अगर कभी भी
ओआरबी के जस्ट ऊपर ओपन हो जाता है, जैसे यहां देखिए ओआरबी के ऊपर हो जाता है और वो 15 मिनट से लेके आधे घंटे 30 मिनट तक सस्टेन कर जाता है। सस्टेन में समझते हैं, मतलब रुक जाता है उसके ऊपर, ओआरबी के ऊपर ही सस्टेन कर जाता है। तो आप ओआरबी के नीचे एसएल मान के आप ट्रेड ले सकते हो। और कहेंगे कि सर अब इसको राइड कैसे करें, तो राइड आप वीवेप केसर के साथ कीजिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे वीवेप आगे बढ़ेगा उसके साथ आप भी आगे बढ़ते, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। दूसरी चीज कि कभी भी ओआरबी के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो आप ओआरबी के ऊपर, जैसे एक कंडीशन बनता हो तो कहीं भी आप शॉर्ट सेल के ट्रेड लेते हैं तो ये जो लास्ट डे जो क्लोज हुआ है जिसके हाई के ऊपर सिस्टम एसएल लगाकर भी छोड़ सकते हैं। सिस्टम एसएल मतलब जो एसएल सिस्टम में आपको रखा हुआ क्लोजिंग बेसिस नहीं हो तो आप सिस्टम में भी लगाकर छोड़ सकते हैं। ये चीज का आप भी इसका यूज कर सकते हैं और इसको आप राइड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ये काफी पावरफुल होता है, अगर ओपन लो और ओपन हाई के साथ ये मिल जाए आपको ओआरबी कभी भी, तो ये काफी अच्छा काम करता है और इंट्राडे में आपको बेहतर रिजल्ट देगा। तो जो लोग भी इंट्राडे में अगर मान लीजिए लॉसेस कर रहे हैं, इंट्राडे में परेशान हैं, वो ओपन हो लो, ओपन हाई, बीबी ट्रैप, ओआरबी और वीवेप तो रहेगा हिलेगा, इसको मिक्स कर लीजिए, आपकी ट्रेडिंग स्किल जो है वो काफी बदल जाएगी। और कभी भी ऑप्शन में जो नए प्लेयर हैं, जो नए बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस करने आए हैं, वो हमेशा स्प्रेड के साथ जाइए, कभी भी ऑप्शन को नेकेट मत जाइए। जो लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं और जिनको अपने इमोशन को हैंडल करना आता है वो पहले नेकेट जाएंगे, ऑप्शन को वन साइडेड लेंगे और जहां वो गलत होंगे उसे एडजस्ट करेंगे। याद रखिए ऑप्शन का एसएल नहीं होता है, जनरली ऑप्शन की एडजस्टमेंट होती है। जब हम पूरी तरह से हार मान लेते हैं तब हम वहां पे लॉस बुक करके माइनर से एडजस्टमेंट से देकर निकलते हैं। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ये कर लो वो कर लो। एसएल तब होती है जब 5 पॉइंट 10 पॉइंट का मैटर हो तो चलो, छोटा आपके पास वॉल्यूम हो तो भी चलेगा, जब बड़ा वॉल्यूम की बात आती है तो कहानी बदल जाती है। ठीक है। दूसरी चीज कि चार्ट रीडिंग में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस जो प्राइस वाइज बना हो, मतलब ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहां पे कि प्राइस पहले गया हो और फिर वहां से गिर गया हो, तो दोबारा जब भी प्राइस उसके पास जाएगी तो गिरने की संभावना मोर देन 85%। तो अगर आप प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी फॉलो करते हैं तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। मतलब इतनी चीजें देखने के बाद भी आपको प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस देखना ही होगा। मतलब मार्केट कहता है कि आप कितनी भी चीजें देखो, मैं आपको कुछ ना कुछ और सिखाऊंगा। इसी यही कारण है कि मैंने आप लोगों को एक लाइन दिया है कि बी मास्टर इन वन जीनियस इन ऑल। आपको जानना सब कुछ पड़ेगा, बस मास्टर आपको एक में बनना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं, मैं तो रूल बना रखा हूं, तो मैं कहता हूं बाजार की तो कोई रूल ही नहीं है, आप अपने रूल क्यों बना रखे हो? जो बाजार की रूल में अपनी रूल को मिला लेता है और अपने रूल को बाजार के रूल के अकॉर्डिंग बदल देता है वही ट्रेडर है। जो लोग अपनी रूल बना के रखते हैं बाजार उनके रूल को रोज ब्रेक करता है, याद रखिएगा। तो प्रीवियस कैसे काम करता है यहां पे आप देखेंगे 17626 के पास से जाकर बाजार गिरी थी। अब दोबारा जब इसके पास आता है तो आपको पिछले दिन का नजर रखना है। बहुत से लोग बैकडे को भूल जाते हैं, यहां जाता है और बाजार फिर से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि कल यहीं से गिरा था। ऊपर भी जाता है तो यहीं पे रुकता है। तो ये चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस काफी अच्छा काम करता है, चाहे छोटे टाइम फ्रेम हो चाहे बड़े टाइम फ्रेम हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे वो काम करेगा। आप लोगों को ये माइंड में रखना है। तो क्या क्या आपने अभी सीखा? प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस, ओआरबी, मूविंग एवरेज का एक जगह पे रुकना, इन सब चीजों को आप जरूर अपने ट्रेडिंग में डालेंगे। ठीक है। एक और चीज मैं बता रहा हूं, जो लोग मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर को यूज करते हैं उनके लिए अक्सर मैं देखता हूं कि मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर काफी लोग यूज करते हैं और काफी अच्छी टूल्स भी है ट्रेडिंग के लिए, खासकर जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं कैश में या फ्यूचर को लॉन्ग पोजीशन लेकर 1-2 महीने के लिए रोल ओवर करने वाले लोग हैं,
उनके लिए मैं बता रहा हूं कि मूविंग एवरेज की जो क्रॉस ओवर होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एवरेज जो होती है प्राइस का आत्मा होता है, सोल होता है। आप एवरेज को इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। अगर आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस हो तो एवरेज को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, अगर आप करते हो तो मार्केट आपको इग्नोर कर दे, याद रखिएगा। तो प्राइस की एवरेज काफी इंपॉर्टेंट जब है तो इसको यूज कैसे करनी चाहिए। हमने अक्सर सुना है कि 2050 को क्रॉस कर ले तो बाय कर लो, नीचे आ जाए तो सेल कर लो, या 5200 को गोल्डन क्रॉस ओवर। क्या इतना इनफ है? क्या इससे ट्रेडिंग हो जाएगी? तो आंसर है नो। तो प्राइस की एवरेज को कैसे यूज करेंगे इसको यूं समझिए। सिंपली जो लोग भी 10 डेज से लेके 2 महीने तक की व्यू बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए, जो कैश की ट्रेडिंग करना चाहते हैं पोजिशनल, जो फ्यूचर की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो मंथली बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए आपको तलाश करनी है। अगर बाय साइड में आप सोचते हो तो, जैसे कुछ लोग, आप लोग बायर ही होते हो, कुछ लोग सिर्फ सेलर ही होते हो। मैंने अक्सर देखा है कि सर मुझसे बाय तो होता ही नहीं, मैं तो शॉर्ट ही करता हूँ, या मैं तो शॉर्ट नहीं होता, मैं तो बाय ही करता हूँ। ये वाली परेशानी आप लोगों को होगी। तो आप करना क्या कि 20 और 50 दो ऐसे में लेना, सिंपल मूविंग एवरेज। किसको? सिंपल मूविंग एवरेज। और आपको देखना है कि ऐसा कोई भी प्राइस जो पास्ट में काफी गिरा हो, पास्ट में काफी गिरा हो, और गिरने के बाद दोबारा वो 20 और 50 ऐसे में दोनों के ऊपर आ गया। आपको महंगा कॉस्टली लगेगा कि भाई यहां से बाजार यहां आ गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूं कि आपको वेट करना है कि इसके ऊपर दोनों के आ गया हो। जब दोनों के ऊपर आ जाता है तो आपको वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री लेनी है जब वो 20 SMA के पास आ जाता हो। टच नहीं करेगा, जरूरी नहीं है, वो पास आएगा। जब वो इसके पास आ जाता हो तब आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एसएल होगा रिसेंट लो के पास 2 क्लोज या इसके नीचे 2 क्लोज। अगर रिसेंट लो इससे नीचे है तो हम रिसेंट लो को लेंगे, लेकिन अगर ए रिसेंट लो से नीचे है तो इसे लेंगे। मतलब जो भी ज्यादा नीचे की तरफ होगा डाउन, या तो मूविंग एवरेज हो या लो पॉइंट, उसे लेंगे। तो यहां पे क्या है, रिसेंट लो हमारा ए बनता है। चार्ट रीडिंग में मिस्टेक करेंगे, जैसे हमने आपको बता दिया एवरेज, तो आप एवरेज को ही सिर्फ फॉलो कर लेंगे, लेकिन आपको रिसेंट लो का भी ध्यान रखना है। तो रिसेंट लो आपका ये बनता है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन दे देंगे जो आपको बता देगा कि यहां भी सपोर्ट लिया था और यहां भी लिया था और यहां भी 1 2 3। तो अब आपको ऐसे लोग, अगर आप ट्रेड कहीं भी यहां लेते हैं तो इस जगह पे, तो आंसर है कि क्या इसके पास जाता रहे और मैं ट्रेड ले लूं? तो नो, इसके पास जाता रहे ट्रेड नहीं लेना है। जब ए दोबारा बुलिश क्लोज कर जाए तब लीजिए। इसके पास लेंगे तो डेयर डेविल, आपको डर, मतलब नेकेड तो लेना ही नहीं है, पूरी तरह हेज में लेना है, ले लो। क्योंकि यहां से पलटेगा कि नहीं पलटेगा इसकी क्या गारंटी है? तो रिटेस्ट पॉइंट है। तो रिटेस्ट पॉइंट कहता है कि मैं टेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा, ये हम पे डिपेंड करता है। मैं तुम्हें बताने वाला सीक्रेट नहीं हूं, बाजार कभी नहीं बताएगी कि रिटेस्ट है मैं बैक हो ही जाऊंगा। तो बाजार को पहले कहने दीजिए कि मैं बैक हो रहा हूं, तब आप इसका ऐसा रखेंगे। चूंकि मैं आपको बता रहा हूं, एक क्लोज चार्ट है, बताना बहुत ही आसान है मेरे लिए, और आपको भी देखना है। हाँ सर ये तो बिल्कुल यहां से यहां, लेकिन सच बात तो ये है सर कि जब लाइव मार्केट होगी और जब बाजार ऐसे पलटेगा, आपको खुद पे फेथ ही नहीं होगा। आपको लगेगा आप तो गया। जैसा कि देखिए बाजार गिर रही है, मैं बार बार कह रहा हूं बाजार गिर जाएगी गिर जाएगी, कोई मानने को तैयार नहीं है। जब ये सच में गिर जाएगी ना तो कोई ट्रेड ही नहीं लेंगे। रीजन क्या है? कहेंगे 18,000 पे तो लिया नहीं, तो अब यहाँ पे मैं ट्रेड लूं। यही होता है काम आदमी के साथ। हमें इन्हीं चीजों को चेंज करनी है। तो टेक्निकल एनालिसिस जब भी करते हैं तो कैंडल से ज्यादा, इनसे ज्यादा खुद पे काम करना होता है। जब तक आप खुद पे काम नहीं करते हैं, आप मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग नहीं कर सकते हैं। चार्ट रीडिंग में इन चीजों का काफी ख्याल रखा जाता है। चार्ट रीडिंग में एक चीज और आपको ख्याल रखना है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जैसे कि हिलेगा मिलेगा जान गए बैंड की, बोले सर बैंड। इस बैंड की खासियत क्या है कि एक बहुत से ऐसे इंडिकेशन है जो आपको देता है जो नॉर्मल विदाउट बैंड आप पता नहीं कर सकते। कैसे? इसको जानने के लिए बस वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूं। याद होगा आप लोगों को फर्स्ट अमृतवाणी, जो यूट्यूब पे पढ़ी, आप जाकर देख सकते हैं। शायद बाजार यहां चल रहा था इस एरिया में कहीं, और हमारे स्टेटमेंट थी कि मार्केट अब ए एरिया, ए अपर तक जाने की कोशिश करेगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। उसको देख लीजिए। रीजन क्या था?
कि बैंड का इस एरिया को या इस एरिया को ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेकआउट लेने के लिए लार्ज वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ती है। बाजार उसके लिए तैयार नहीं है। जब ये फ्लैट हो जाएगा, अभी ये फ्लैट नहीं है, जो ये पैटर्न चल रहा है मार्केट का फ्लैट, जब ये फ्लैट हो जाएगा तो ये कभी भी इसको ब्रेकआउट दे देगी। लेकिन फ्लैट हुआ नहीं, ये ऊपर जा रहा तो यहां जाकर गिर जाएगी। ये चीजें हम लोगों को पहले से ही डिफाइन करके रखनी है। यहां मार्केट है तो यहां तक जाएगी, तो आप यहां पे ट्रेड प्लान भी बना सकते थे कि हमें ये करना चाहिए, बट यहां पे जाकर अगर आप बायर बनते हो तो रॉन्ग है। अक्सर एक आम आदमी यहां पे जाके सेलर बनता है और यहां पे जाकर बायर बनता है। अपने अपने पोर्टफोलियो खोलकर देख लीजिए, करीब करीब 50% जो नए लोग होंगे वो यहां पे जाकर बायर हो, सेलर होंगे और यहां पे बायर होंगे, क्योंकि एक आम आदमी टॉप और बॉटम बनाता है, दूसरा टॉप और बॉटम नहीं बनाएगा। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ टॉप आपने बनाया है, तो हाँ सर स्टॉक में टॉप मैंने बनाया है। मैंने कहा गुड, कभी बॉटम भी बनाया कीजिए। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बट प्राइस को इस प्रकार से अगर आप रीड करते हो तो आपको फेथ रखना है। अब फेथ पे कैसे ट्रेड होगी? यहां मार्केट गया, हमने कितनी बार बताया कि इसके लार्ज वॉल्यूम चाहिए। आप क्या करोगे? कोई पुट लोगे, शॉर्ट सेल करोगे निफ्टी की, फ्यूचर हेज करोगे, स्टॉक में जाकर शॉर्ट सेल करोगे, कोई भी स्प्रेड बना लोगे, फार ओटीएम स्प्रेड बना लोगे, एसएल इसके ऊपर बैंड ब्लास्ट, इसे बोलते हैं बैंड वाइज एसएल। एसएल तभी मानेंगे जब हम गलत हो जाए पूरी तरह और वो मार्केट बता दे कि तुम गलत हो। हम अक्सर देखते हैं आप लोगों में, आपने कोई ट्रेड लिया, 500-1000 रुपए का लॉस होने लगा, मैं नहीं लेने वाला हूं ट्रेड, मेरे बस का नहीं। अरे भाई क्यों डर रहे हो? मार्केट तो कहता है कि जब आप मुझ में इंटर करोगे तो या तो मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा या मैं तुम्हें लॉस दूंगा, एक तो देना तय है। मैं आप लोगों को इसीलिए तो सिखाता हूं कि लॉस पे काम करो, फोकस ऑन लॉस, लॉस इज ए ग्रेट टीचर। लॉस को समझिए, लॉस को अगर आपने संभाल लिया तो मार्केट प्रॉफिट घर आकर देगी, क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। हेड नहीं आएगा तो टेल से और आएगा। तो हम अगर लॉस को बचा लेते हैं इस बाजार में तो फिर मार्केट के पास एक ही चीज बने, भाई ये तो समझदार, इसको पैसा दे, इसको निकालो। तो ये आपके साथ बाजार करेगी, बट आप क्या करते हो? प्रॉफिट पे। सर रिस्क और रिवार्ड इतना है, मेरा तो 2 रुपए का रिस्क और 4 रुपए का रिवार्ड है। कुछ लोग स्ट्रेटजी लेकर आएंगे, सर 2 रुपए का रिस्क और इतना रिवार्ड है, अगर मैं 5 बार फेल भी कर गया, 5 बार पास भी किया तो मैं पैसे बना लूंगा। ऐसा सच में होता? सब लोग पैसे वाले ना होते। सच बात तो ये है कि यहाँ खुद पे काम करना होता है, यहाँ खुद के इमोशन पे काम करना होता है, खुद पे प्रैक्टिस करनी होती है लगातार इस मार्केट में, तब जाकर ये बाजार आपको कुछ देना चाहती है, ऐसे नहीं देगी बाजार। तो अब जो भी लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं एसएल बैंड वाइज, तो आपको कि सर एसएल के प्रकार अलग अलग निकल रहे हैं, क्लोजिंग वाइज, टच वाइज, सम वाइज, ये बैंड वाइज। तो हाँ बैंड वाइज भी एसएल होता है। आप लोग को एसएल जब भी ऐसी कंडीशन बने वीकली टाइम फ्रेम पे, बैंड वाइज एसएल। लेकिन जब भी पैटर्न फ्लैट हो, मतलब ये फ्लैट नहीं है, देख रहे हैं आप ना, एक ही लाइन में ट्रेड कर रहा हो, तो उस समय कभी भी बैंड वाइज एसएल नहीं लेते हैं, वहां बैंड ब्लास्ट करने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। इरेगुलर पैटर्न जो है ये, इसमें हम लोग लेंगे क्योंकि इसको ब्लास्ट नहीं कर सकता है बाजार, कोई मतलब ही नहीं। इसको ब्लास्ट करने के लिए इस बैंड को जैसे फ्लैट होना ही होगा, फ्लैट हुआ ही नहीं, कैसे ब्लास्ट करेगा? स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। तो इस चीज को हमें समझना है, जैसे फ्लैट होगा इस तरह से होगा, देख रहे हैं ना, इस तरह का होगा। तो अगर इस तरह का कोई फ्लैट फॉर्मेशन बनती है तो हमें शॉर्ट सेल, ये बैंड वाइज सेल नहीं रखनी है, ये बैंड ब्लास्ट कर देगा। लेकिन अगर इरेगुलर एक फॉर्मेशन इस तरह बनी है, कैसे बैंड ब्लास्ट? इसके वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए एक्युमुलेशन चाहिए, क्योंकि बड़ा पैसा जब तक एक्युमुलेट नहीं करेगा वो प्राइस को बढ़ाएगा ही नहीं। एक्युमुलेशन तो चाहिए ना, एक्युमुलेट जब कर लेगा तब, और बड़ा पैसा अपनी पोजीशन बनाने में इसी कारण टाइम लेता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि बड़ा पैसा अपनी पोजीशन बनाने में टाइम लेता है। रीजन क्या है? कि उसके पास काफी अमाउंट है, वो टाइम लेगा, और उस टाइम लेने के कारण एक फ्लैट पैटर्न बनना शुरू हो जाती है प्राइस में, क्योंकि एवरेज जो है वो प्राइस का सोल है। तो जब प्राइस में कुछ चेंजेस होगी, एवरेज उसको बता देगा। तो अगर आप प्राइस की एवरेज को रीड करना जानते हो, आप प्राइस को रीड कर लोगे कि प्राइस क्या करना चाहता है। हम इस कैंडल्स के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू, चाहे लाइन चार्ट यूज करें, कागी करें, किनासी करें, कुछ भी करें, इसके थ्रू जो बड़ा पैसा अपनी पोजीशन लगा रहा है उसके माइंड को रीड करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। बड़ा पैसा किधर जाना चाहता है
इसी की जो हम एनालिसिस करते हैं वही टेक्निकल एनालिसिस है। ये चार्ट किधर जाना चाहता है हम उसके एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री को जानना होगा, खुद के इमोशन को जानना होगा, और बाद में इस एवरेज को समझते हुए और भी छोटे छोटे मसाले इंग्रेडिएंट्स उसको डालना होगा, तब आप प्राइस से बातें करें। और जब आप प्राइस से बातें करोगे, ट्रेड के लिए आपके हाथ खुद चलेगा और आप ट्रेड लोगे। जैसे आज मैंने बताया कि बैंड वाइज, तो अगली बार से जब भी ऐसा होगा आप लोगे। और इसमें अगर ऐसा हिट भी हो जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि अब ऊपर की ओर भागेगी, बैंड ब्लास्ट होगा, हम पोजीशन ले लेंगे। बट ऐसी जगह पे पोजीशन बनाइए, मैं बार बार कर रहा हूं, 50 ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही ट्रेड लो, बस इस प्रकार से लो कि वो 50 ट्रेड पे भारी पड़े। आप लोग को क्या होता है, बाजार में बहुत लोगों को खुजली मिटाने की शौक होती है, वो आएंगे कुछ ना कुछ ट्रेड ले लेंगे, बेफालतू का उठा लेंगे, और जब वो अपने कोटे का लॉस कर लेंगे मुंह लटका कर बैठे रहेंगे, मेरा तो हो गया, अब मेरा किस्मत खराब है, मैं तो हाथ डालूंगा मुझे लॉस होगा। अरे तुम फालतू के काम कर रहे हो यार, समझ नहीं रहे हो। आपको उस जगह पे पोजीशन लेनी है जहां पे प्राइस को ऊपर या नीचे जाने में कठिनाई हो, और उसमें भी आपको हेजिंग पोजीशन ऐड करनी का। अगर मैं गलत हो गया तो इस प्रकार में पैसा लेके भाग जाऊंगा। याद रखिए, बाजार से ये बातें कीजिए कि दूंगा तो थोड़ा, लूंगा तो पूरा। उसी पे मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन के बारे में बताया था, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके ले चलते हैं, कि आप लोग जब भी फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हो, खास करके इंडेक्सेस में, तो आप क्यों नहीं डीप आईटीएम का यूज करते हो? इतना बड़ा वेपन आप लोगों को मिला है, आप क्यों बैठे हुए हाथ पे हाथ धर के? डीप आईटीएम इतनी बड़ी पावरफुल वेपन आप लोगों के पास ऑप्शन के रूप में दिया गया है कि आप उसका यूज करके फ्यूचर ट्रेडिंग की दिशा को बदल सकते हो। बट आप मानोगे नहीं, सर मेरा इमोशन तो ऑप्शन का नाम सुनते ही लगता है कि ये तो जीरो हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना होगा। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है, एक नॉर्मल होता है, तो आपको इंटेलिजेंट बनना होगा। कैसे, आप समझिए। इंडेक्सेस में हम आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। निफ्टी 17558, निफ्टी में तो अलग ड्रामा चल रहा है, ये आर्बिट्राज का पूरा कंडीशन। इन 19,000 की पी, कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद आप लोग के काम आ जाए। एक चीज बताइएगा शंकर जी कि ये 18,500 के फुट में कितना हवा और कितना चिप्स है? 1 मिनट बता रहा हूँ सर। वीरेंद्र जी आप भी बता सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आप लोग ऑप्शन का यूज करने लगेंगे फ्यूचर की जगह पे। जो ऑप्शन की शॉर्ट सेल करते हैं या ऑप्शन की जो बाइंग करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। करीबन 200 रुपए का है इसमें 18,500 469 सर, 469 सर, 469। क्या 469? 4% कैसे होगा? देखिए 1332। बताइए, आप लोगों को अगर चिप्स हवा निकालने में इतनी परेशानी है, सर इसमें 822 रुपीज का चिप्स है, एंड बैलेंस जो है वो हवा है अराउंड 47 रुपीज। आपने फ्यूचर से कैलकुलेट किया है? जी, क्योंकि अभी तो बहुत दूर है एक्सपायरी। 100% राइट। आपको कभी भी ऑप्शन कैलकुलेशन फ्यूचर से करनी है, क्लियर है? आपको ऑप्शन की कैलकुलेशन फ्यूचर के प्राइस से करनी है, ना कि स्पॉट के प्राइस से करनी है। और स्पॉट के प्राइस से प्रॉफिट कैलकुलेट की जाती है अगर आप एक्सपायरी डेट तक होल्ड करते हो तो। लेकिन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो फ्यूचर से करना। तो 869 में आप देख रहे हैं कि कुछ हवा है। अब 19,000 के पी में बताइए कितना हवा और कितना चिप्स है? पहले तो आप लोग को चिप्स और हवा कैसे निकालते हैं ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम लगातार 1 सप्ताह।
कितना चिप्स कितना हुआ डी/टी में जा जाकर। ये बिल्कुल चिप्स आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, क्योंकि कुछ मेंबर्स नए हैं अच्छा तो अच्छा वो हाँ हाँ, वो थोड़ा बता दीजिए चिप्स और ये जो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, चलिए जैसा कि आप लोगों को पता है, जितने भी नए मेंबर हैं मैं उनको बता दूं कि ऑप्शन कोई प्राइज नहीं है। अक्सर आप लोग ऑप्शन को प्राइज के रूप में लेते हैं कि ऑप्शन ना हुआ प्राइज हुआ, हम इसको खरीद लेते हैं। 100 रुपए का ऑप्शन 50 एसएल और 200 टारगेट। अक्सर आपने सोशल मीडिया पे ऐसा सुना होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शन कोई भी प्राइज नहीं है। ऑप्शन चिप्स है और ऑप्शन में हवा है, या चिप्स हवा दोनों है। एक ऑप्शन में ये तीन चीजें ही होती है, या तो बिल्कुल चिप्स होगा, या बिल्कुल हवा होगा, या चिप्स और हवा दोनों होगा, जिसको आप लोग इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के नाम से भी जानते होंगे। गूगल करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू आएगा। अब ये चिप्स और हवा प्राइस के थ्रू, आईवी के थ्रू, मोमेंटम के थ्रू प्रभावित होती है। वो घटता बढ़ता है, और खासकर इंडेक्सेस में विक्स के थ्रू। तो अब आपको करना क्या है कि जब आप ऑप्शन में, अक्सर आपने देखते होंगे कि मान लो 17,600 चल रहा है मार्केट, आपने 17,800 का कॉल बाय कर लिया, जो चल रही है 200 रुपए की। मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है और 1-2 दिन तक इस रेंज में रह जाता है, आप देखेंगे उस 200 रुपए का घट के 180 आ गया। थोड़ा सा और टाइम जाता है और मार्केट 17,500 से ऊपर आकर 700 पे आ जाती है, 700 पे, और टाइम ले लेता है 6-7 दिन, तब भी आपकी ऑप्शन 200 से घट के 160 पे रहती है। एक्सपायरी आ गया और आपकी ऑप्शन अब 30-40 रुपए पे दिख रही है। अगर ये 700-750 में घूम रहा है तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें सारा हवा होता है। अब आपको एक चिप्स और हवा जानना होगा कि किस ऑप्शन में चिप्स है और किस ऑप्शन में हवा है, और किस ऑप्शन में चिप्स हवा दोनों है। तो अगर आप सिर्फ चिप्स का वाला ऑप्शन को बाइंग करते हैं जिसमें 100% चिप्स हो, वो ऑप्शन में बिल्कुल प्रीमियम नहीं जाएगा, वो प्राइस की तरह रिएक्ट करेगा, और उसमें एक रूल ऑप्शन का लागू हो जाएगा, लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड रिवार्ड। ये वर्ड इसी आईटीएम के लिए बना है। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें जाना है अभी मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन चेन खोल दिया है। जैसे मैं इसका ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, एक टाइम में यूज किया करता था एक जमाने में, लेकिन काफी दुखी किया तो समझ में आया कि दुख कहाँ पे है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इस साइड में सी है जिसको कॉल करते हैं, इस साइड में पी है जिसे पुट करते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा आप लोग चाय कॉफी ले सकते हैं अगर आपको लगे कि भाई ये तो सर बड़ा बोर होने लगे। इधर सी इधर पी। अब इसमें क्या है कि इसमें जो ये आप देख रहे हो थोड़ा सा डार्क में है, ये डार्क में है, ये सभी के सभी आईटीएम ऑप्शन है, इन द मनी है। इधर जो डार्क में है ये इन द मनी है, और जो यहाँ पे जो सेंटर पे खड़ा रहता है इसे हम एटीएम कहते हैं, एट द मनी। मतलब जो प्राइस के पास होता है उसे एट द मनी कहते हैं। प्राइस मतलब आपका 17,558, तो 17,550 17,550 का जो कॉल और पुट, इन दोनों को कहा जाएगा एट द मनी। क्लियर? तो एट द मनी जो होता है उसमें सबसे ज्यादा हवा होता है, देखने के लिए कि भाई इसमें सबसे ज्यादा हवा अवेलेबल है। ठीक है, अब आपको बता रहे कि जैसे जैसे इसमें आप डीप होते जाएंगे, मतलब और ज्यादा अंदर चले जाएंगे, तो ये ऑप्शन की बिहेवियर चेंज होती जाएगी, और देखेंगे आप कि हवा कम हो रहा है और चिप्स बढ़ रहा है। आप अंदर जाइए 450 400 और इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको एक टाइम आएगा कि बिल्कुल इसमें चिप्स ही चिप्स होगा, हवा होगा ही नहीं। कॉल में इधर पुट में, तो पुट में इधर हम आते हैं और 19,000 की पुट जो यहां देख रहे हैं सब, इन सब में आप जाएंगे तो बिल्कुल चिप्स होगा, हवा होगा ही नहीं। जैसे 19,000 की पुट को अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको 100% चिप्स मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा। तो अगर 100% हमें चिप्स किसी ऑप्शन में मिल जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि इस ऑप्शन को हम फ्यूचर की जगह पे यूज कर सकते हैं। कैसे? किन्हीं को भी अगर निफ्टी को सॉर्ट आउट करनी है कि फ्यूचर को मुझे सॉर्ट करनी है, आप निफ्टी की फ्यूचर को सॉर्ट करोगे तो परेशानियां क्या क्या आएगी समझिए। पहले आपको मार्जिन लगेगी, उसके बाद M2M लगेगी,
उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की ओर भागता चला गया 21,000, 22,000, 23,000, तो आपको अनलिमिटेड लॉस का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 19,000 की पुट को बाय कर लिया इस शॉर्ट सेल की जगह पे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर ये मार्केट गिरकर 16,000 चला जाता है तो जितनी प्रॉफिट इस फ्यूचर में होगी उतनी ही प्रॉफिट इस पुट में भी होगी। लेकिन अगर मार्केट बैक होता है और 19,000 पे भी चला जाता है, 19,000 पे भी, तो भी इसमें प्रीमियम 300-400 पॉइंट रहेगा, लेकिन इसमें तो टोटल लॉस होगा। इसके ऊपर निकल जाता है 20,000 पे, 21,000 पे, तो फ्यूचर में आपको M2M भी लगेगा, मार्जिन भी लगेगा, मेंटली डिस्टर्ब भी होंगे, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। बट इसमें क्या होगा? मन को शांति होगी, रात में लिमिटेड रिस्क है मेरा, अनलिमिटेड रिवार्ड है। तो ये लिमिटेड रिस्क इन्हीं के लिए बना था, हम लोगों ने क्या से क्या बना दिया। तो जो भी लोग फ्यूचर का यूज करते हैं, इसका यूज किया कीजिए उसकी जगह पे, और इसको हेज करने के लिए मल्टीपल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। मार्जिन भी कम लगेगा आपका, जहां इसमें 1 लाख से ऊपर आपको मार्जिन लगनी है, इसमें उसका काफी कम लगना है। तो आप जब भी टेक्निकल एनालिसिस देख के कोई ट्रेड लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चीजों को समझिएगा। तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता देते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपने किया, ट्रेंड आप देख लिए कि हाँ यहाँ पे इस प्रकार से ट्रेंड है, उसके बाद आप निर्धारण कीजिए अपनी एंट्री पॉइंट की, कहाँ मुझे एंट्री लेनी है, एसेल पॉइंट क्या इसे लेना है। और आपका स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है? हाँ, स्क्रीन मैंने बंद कर दिया है अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है। स्क्रीन बंद है। तो एंट्री का, एसेल का, उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि इसमें जब मैं गलत हो जाऊंगा तो किस प्रकार से अपनी गलती को कम करने का प्रयास करूंगा, उस गलती के बाद जो रिस्क होगा उसको मैं कैसे कम करूंगा, ये आपको डिफाइन करना है। टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपको बेस्ट ट्रेड भी डिफाइन करना है, बेस्ट एग्जिट भी डिफाइन करना है, और बेस्ट एडजस्टमेंट भी डिफाइन करना है। फिर जाकर आप ट्रेड में इंटर करते हो। आप लोग क्या करते हो? सामने वाले ने बता दिया मैं ट्रेड ले रहा हूं और ये मेरा एसेल, ये मेरा टारगेट, टारगेट का 10 पैसा भी बचा हुआ है तो हम टारगेट का वेट करेंगे और बाद में वही ट्रेड को लॉस में बुक करेंगे। तो ये 4 चीजें आप लोग डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों की परेशानी आने वाली है। ये 4 चीजों को आप लोग डिफाइन कर लीजिए कि भाई पहले हम देखेंगे कि बाजार क्या कर रहा है, हिस्ट्री को चेक करेंगे, इंट्राडे करते हैं वारवी को चेक करेंगे, हिलेगा मिलेगा को चेक करेंगे, वीवैक को चेक करेंगे। ये सारी कंफर्मेशन में है। ट्रेड प्लान करेंगे कि कौन सा ट्रेड करना है, कौन सा नहीं करना है। ओपन हाई, ओपन लो में भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा समय देकर बता देता हूं। इसको तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग एक बार जाकर यूट्यूब पे इसको चेक कर लीजिएगा। यहां पे देखिए क्या बना है, ओपन बराबर हाई प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। तो जब भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कभी ओपन हाई जैसी कंडीशन बनती है या ओपन लो की बनती है, तो आप याद रखिएगा उसका इफेक्ट कम से कम 2 से 3 दिनों तक होता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हिलेगा मिलेगा भी आपको सेल सिग्नल दे दे तो भी उसका इफेक्ट 2 दिनों तक रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी फेल भी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज 100% नहीं होता है बाजार में। आपको ये मान के चलना है कि मैं अभी जो सोचा हूं बाजार उसको अगले पल चेंज कर देगी और मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर दूंगा। इतना आपको तैयारी करके रखना है कि अगले पल ही आप बदलने को तैयार हैं तो ओके। अब हो गया। अब आपको करना क्या है कि ये हाई जो होता है ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है, बाजार को इसके ऊपर जाने में काफी कठिनाई होती है। तो आप क्या करोगे कि कोशिश करोगे कि इस कैंडल के आसपास कहीं आ जाए मार्केट तो मैं शॉर्ट सेल का ट्रेड लूं, कोई पी बाय करूं, या कुछ भी आपको करना है करो। एसेल इसके ऊपर जो भी टाइम फ्रेम का है उसका 30 मिनट मतलब हाफ टाइम फ्रेम सस्टेन कर जाए तो एसेल हो गया। या आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम में है तो इसके हाई से 20-25 पॉइंट ऊपर का टच बेसिस भी एसेल रख सकते हैं सिस्टम में। अब आपने इसको लिया, अब क्या होगा कि प्राइस अपना बिहेवियर दिखा रहा है काफी अच्छा। तो इसमें अगर कोई ऑप्शन के बायर हो तो आपको कोशिश करनी है कि ऐसे पुट की तलाश करो जिसमें ओपन लो बनी हो। जैसे कि आप देखिए किस डेट का है बना हुआ, 8/7/2022, तब तो मिलेगा भी नहीं, हो तो एक्सपायरी भी निकल गया, आपका सितंबर आ चुका है तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। प्राइस क्या चल रहा है 16।
मिलेगा या नहीं मिलेगा ये लोग। बस इसको एक बार समझ लेंगे तो आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी। जिन लोगों को कठिनाई वगैरह हो रही है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ ओपन ओपन हाई क्यों नहीं यूज करते हैं। बार बार ट्रेड नहीं मिलेगा, जिस दिन मिलेगा आपका होगा। इस रेट से है ना, इस रेट से है, यहाँ से कहां तक गया है, 579 तक गया है, जो कि ऑप्शन बाइंग हो। तो इसमें हमारा बना नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, ओपन लो नहीं बना है तो हम बाय नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे हमें मिलता है कि ओपन हाई की कंडीशन है कहीं पे भी, तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि वो चीजें ऑप्शन में भी ओपन लो बने। अब आप कुछ लोग कहोगे सर स्पॉट में बना है बट फ्यूचर में नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक में बनना चाहिए, दोनों में बन जाता है दैट इज ग्रेट। और स्पॉट में भी है, फ्यूचर में भी है, ऑप्शन में भी है, तब तो आपको रुकना ही नहीं है। तब आराम से कहना कि जो करना है कर लो, मैं तो कर रहा हूँ, ज्यादा क्या करोगे, लॉस लोग देने को तैयार हूँ, एक कह के जाना है बाजार में, तीनों में बने तो इस चीजों को आप जब देखना शुरू करेंगे आपको काफी अच्छा लगेगा। खास करके इंट्राडे वगैरह में बनता रहता है और जनरली फेल नहीं करता है, जनरली फेल नहीं करता है। ऐसे मैं बता दूं मार्केट में लगभग 30+ पैटर्न है, मार्केट हमेशा पैटर्न को फॉलो करती है, 30+ पैटर्न है। अब हमें उन पैटर्न को देखना है, उन पैटर्न पे आगे बढ़ना है और ट्रेड करना है। कोई भी 3-4 पैटर्न को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया अपने माइंड में और उस पर आप ट्रेडिंग टूल्स बनाकर उसका यूज करते हैं, आपको कठिनाई नहीं होगी। आपको कठिनाई इसलिए होती है कि आप जिस चीज पे आज काम कर रहे हैं, अगर आपको लॉस हो जाती है अगले दिन उसे छोड़ दोगे और फिर दूसरे की तलाश में निकल जाओगे, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटजी हंटिंग करना, और आप एक हंटर बन के रह जाओगे और कुछ नहीं होता है। तो आगे से इन चीजों का ख्याल रखिए, इन चीजों को ख्याल रख के अगर आप ट्रेड करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की परेशानी आएगी, और अगर आएगी तो हेजिंग तो है ही, उसको आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर कुछ ले लेता हूं आप लोगों का, काफी टाइम हो गया है, तो शंकर जी आप क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं 5 जी। विनीत जी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप रेज कीजिए, ठीक है। हाँ हाँ सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, पहले हवा इन चिप्स को लेके बात करते हैं कि अगर स्पॉट जो है फ्यूचर से, स्पॉट अगर फ्यूचर से ऊपर होगा, मतलब फ्यूचर डिस्काउंट में है, तो हम हवा और चिप्स के लिए किसको कंसिडर करें? देखिए हवा और चिप्स तो अलग मैटर हो गया, बात को समझिए। हाँ आपने एक चीज कहा कि फ्यूचर नीचे है और स्पॉट ऊपर है। हाँ, आपने एक चीज कहा कि फ्यूचर नीचे है और स्पॉट ऊपर है, तो उस चीज में हवा और चिप्स के लिए हम किसे कंडीशन, हमेशा आपको फ्यूचर को ही देखना है, फ्यूचर को ही देखना है। लेकिन जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि फ्यूचर नीचे हो जाए और स्पॉट ऊपर हो जाए, तो काफी अच्छा उसको टेक्निकल टूल्स की तरह हम लोग यूज करते हैं, जिसके बारे में हमने अक्सर आप लोगों को बताया भी है कि डिस्काउंट में हो जाना। और वैसी स्थिति में आपकी जो सी ऑप्शन है, अगर वो डिस्काउंट में मिल जाती है तो मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंडिंग हो जाती है। जी सर। लेकिन आप कैलकुलेशन जब करते हो तो फ्यूचर को ही लीजिएगा, क्लियर है। लेकिन हाँ जब भी ऐसा बने तो ट्रेडिंग टूल्स की तरह आप उसको यूज कर सकते हो और एक बेहतर हेज भी बना सकते हैं उसके थ्रू। जब जब ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा, क्योंकि काफी रेयर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि स्पॉट चल रहा है 17,000 पे और फ्यूचर है 16,025 पे, 16,600, मतलब उससे 100 पॉइंट नीचे चल रहा है, 50 पॉइंट नीचे, जैसे अभी है ना कंडीशन कि 100 पॉइंट ऊपर फ्यूचर चल रही है, तो 100 पॉइंट माइनस अगर अभी फ्यूचर मिल जाता तो इतने ट्रेड हमारे पास थे, मतलब अच्छे जिसको कि फेल करना काफी मुश्किल था। जैसे आर्बिट्राज आपने देखा ही, बिल्कुल बिल्कुल 100 आर्बिट्राज में पैसा अच्छा 33-35 पॉइंट आपको श्योर शॉट मिल रहा है, और क्या चाहिए, जी और 20-22 हजार कैपिटल लगाकर जी। आप जितना चाहे उतना यूज कर लो। सर एक अगला क्वेश्चन मिस्टर पंकज जी का है कि हाँ। वीकली हिलेगा मिलेगा में रेड लाइन नीचे है, बट मार्केट सेंटिमेंट्स भी नीचे दिख रहे हैं सबको, तो अब इसमें उनको कंफ्यूजन हो रही है कि क्या करें। उनसे बस इतना ही पूछना है कि क्या 2 दिन पहले तक आप सच में बियर थे। मैं बता रहा हूं कि जितने भी आम आदमी रिटेलर हैं वो ट्रैप हैं, वो सब लोग शॉर्ट में बैठे हुए हैं, वो तो कल का डाव देख के सब काव बने हुए हैं। सच बात तो ये है सर, वरना डाव ना गिरता तो लोग बियर कहाँ होने वाले थे, अभी तक के महाबुल थे। सच जी सच्चाई को एक्सेप्ट करें कि 2 दिन पहले वो कहाँ थे।
जी तो सर। ट्रैप है, तो उनको लग रहा है कि आप जब गिरोगे अभी तो सभी लोग बियर बनेगा और मार्केट फिर से वहां से ऊपर की ओर ट्रैपिंग देगी और फिर गिर जाएगी। देखते जी रहिए कल मंडे को ट्यूसडे को क्या करता है बाजार, शार्प दे के फिर से ऊपर खींच लेगा, लोगों को ट्रैप कर देगा और उसके बाद फिर कहानी शुरू कर देगी। जी सर। क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं ना कि मार्केट गिरेगी तो जरूर गिरेगी, उनको ट्रैप कर लेगी। और लग रहा है कि 1000 पॉइंट डाउन गिरा तो हमारा भी 1000 पॉइंट, ऐसा नहीं होगा। अगर सैटरडे और संडे नहीं होता तो रिएक्शन नेक्स्ट डे होता है इंटरनेशनल मार्केट का, लेकिन 2 दिन अगर वेटेज हो जाता है तो उतनी बड़ी रिएक्शन नहीं होता इंडियन मार्केट। जी सर। जो रिएक्शन आपको इंटरनेशनल मार्केट पे दिखा कि 1000 पॉइंट, तो 2 दिन रुक गया बाजार ना, तो 2 दिन में लोग समझ जाते हैं। तो हलचल तो है किनके पास, जिनके पास 50,000 कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल है, 2 लाख कैपिटल, मतलब अंडर 5 लाख वाले डरे समय। जी सर। और वो खुलते ही वो अपना रंग दिखाएगा और मार्केट उसमें देगा और फिर शार्प ऊपर लेके और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेगा। हाँ, गिरना है इसलिए क्योंकि पैटर्न ऐसा है। क्लियर है? अच्छा सर, हाँ जी, एक नितेश उपाध्याय जी का क्वेश्चन है कि निफ्टी में अगर एसएल हो जाता है तो ऑप्शन में भी एसएल वहीं पर ले लिया जाए। हाँ, निफ्टी में अगर आपकी एसएल हो जाती है तो आपको ऑफ कोर्स ऑप्शन में भी एसएल वहीं पे ले लेना है। ठीक है, हाँ जी। फिर आपको अच्छा, 30 मिनट। अब ये मिस्टर कुणाल का क्वेश्चन है कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 20 SMA पे ट्रेड लिया है, तो अब इसका एसएल 30 मिनट टाइम फ्रेम पे रखें या डे टाइम फ्रेम के 20 SMA पे रखें? अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 एसएमए पे लिया है तो ऑफ कोर्स आपको 30 मिनट का एसएमए यूज करना चाहिए, क्योंकि आपने 30 मिनट का एसएमए यूज किया है ना। तो स्टॉप लॉस भी 30 मिनट्स पे ही 30 रखें? मिनट का होगा। आप डे टाइम फ्रेम के पास अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते तो एसएल होता डे टाइम फ्रेम। जी। बात को समझिए, जैसे मैं इसको कंफ्यूजन ना हो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। हाँ जी। इसीलिए मैं पहले से ही एक एरिया आप लोगों को गाइड करने का प्रयास करता हूं कि भाई देखो ये एक लेवल है, आप खुद से देख लो। क्या है कि लोगों को यहाँ चाहिए ट्रेड, मुझसे काफी लोग आते हैं सर ट्रेड बता दीजिए। मैं सोचता हूँ ट्रेड बता भी दूंगा तो आपको भला थोड़े करूंगा, आपको नुकसान करूंगा। आपको हैबिट हो जाएगी। आप देखो यहाँ आया, ये 20 एसएम है तो शार्प फॉल करके आएगा, तो फर्स्ट बार जब आया तो यहाँ पे हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे, एसएल इसके नीचे क्लोज इस दिन के लिए, बाकी दिन मोह माया है। ये दिन के लिए आपको 30 मिनट, बाकी 30 मिनट पे आप ले रहे हो तो अपने 30 मिनट पे आगे बढ़ो, दिक्कत क्या है? जी। ठीक अच्छा है। सर, एक और क्वेश्चन है कि जैसे हमने बात की कि जब क्रॉस होता है ट्रेंड लाइन का तो वहां पर 2 क्लोज चाहिए। तो इनका क्वेश्चन है मिस्टर कुणाल का कि एक दोनों ग्रीन कैंडल चाहिए या एक ग्रीन और एक रेड कैंडल से भी हम उसको वैलिड क्लोज माने? वो ग्रीन और रेड कैंडल से कोई वैलिड नहीं होता है कि वो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, हमें 2 क्लोज चाहिए। अब बस उसमें ये ध्यान रखना है कि जो पहली कैंडल क्लोज की है उसके हाई के ऊपर वो क्लोज होनी चाहिए। सेकंड कैंडल की क्लोज? हाँ, उसके हाई क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हाई, ये नहीं कि उसके वीक के ऊपर, पूंछ के ऊपर नहीं। ओके। ओके। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मिस्टर सुरेश जी का कि बियरिश क्रॉस होता है डे में, बुलिश क्रॉस होता है आवर में, तो हम किसको प्रायोरिटी? बेरिस क्रॉस होता है डे में, डे में, और आवरली में बुलिश है। क्या क्रॉस, मूविंग एवरेज की? मूविंग एवरेज की क्रॉस है या फिर हिलेगा मिलेगा में? अगर डे हिलेगा मिलेगा बाय में है और आवरली सेल में है तो उस केस में क्या किया जाए? डे बाय में है और आवरली सेल में है, वो तभी होगा जब मार्केट चेंज करना चाहती है। उस केस में आपको 20 एसएमए डे का वेट करना है। जब डे 20 एसएमए के पास आएगा और प्राइस वहां पे बाय में आ जाएगा तो आप बाय कर सकते हो 20 एसएमए एसएल के साथ। तो हम डे के ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे? डे के ही फॉलो करेंगे, बिल्कुल आवरली को फॉलो नहीं करेंगे। आवरली को फॉलो कब किया जाता है? जब आरएसआई आपका 88 89 के आसपास चला गया हो, हिलेगा बिलेगा का, तब हम वहां पे आवरली को फॉलो करते हैं। आवरली में सेल आए आप सेल कर दो। जी सर। ठीक है। एक मिस्टर देसाई हैं, उनका क्वेश्चन है कि हम ऑफिस गोअर हैं तो हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें स्विंग ट्रेड के लिए? आपको मार्केट नहीं देख। अच्छा, आप मार्केट नहीं देखना चाहते हो, आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप 20 और 50 का एक स्कैनर बना लो। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा स्कैनर, मेरे पास काफी स्कैनर पड़े हुए रहते हैं। आपको बढ़िया जो लगेगा मुझे कि ये आप लोगों के लिए बेहतर है दे दूंगा, उस स्कैनर का यूज कीजिएगा। उस स्कैनर में जो भी आपको ट्रेड आता हो उसको आपको वेट करना है कि 20 एसएमए के पास जब आए तो हम उसे परचेज करें।
क्लियर है? वो 20 SMA के पास आएगा, आप उसे परचेज करेंगे, ए सेल उसके 20 SMA के नीचे क्लोज, तो आपको वो कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट देगा। साथ ही साथ आप कन्वर्जेंस का भी यूज कर सकते हैं। अगर कन्वर्जेंस में बन जाता है दैट इज ग्रेट, बट कन्वर्जेंस में काफी कम मिलेगा। बट 20 और 50 के जो क्रॉसओवर है उस पर बहुत सारे आपको ट्रेड मिलेंगे, और उनमें आप जाइएगा जो अच्छे कंपनी आपको लगे पोजिशनल ट्रेड के लिए, आपको नुकसान नहीं होगा। जो ऑफिस गोवा काफी बढ़िया काम करता है, मतलब ये सिंपल दिखता तो है बट सिंपल है नहीं, है काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट इसको इतना सिंपल वे में लोगों तक पहुंचाई गई है कि लोग इसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। क्योंकि क्या है ना कि आपको कॉम्प्लेक्स तरीके से कोई चीज मिले तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बट आप इसका यूज कीजिए, काफी अच्छा काम करेगा। मैं इस पे स्कैनर भी आपको दे दूंगा। जी थैंक यू सर। सर डीप ITM जो हमने सजेस्ट किया कि फ्यूचर, तो उसमें कितना डीप लेना चाहिए? आप कितना भी डीप लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बस इतना देखिए जो नियरेस्ट बिल्कुल जीरो हो उसको ले लेंगे। जी सर। जैसे मैंने 19,000 बताया, अगर 18,700 में भी डीप है तो हम 18,700 को लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? जी सर। किसी भी डीप को ले सकते हैं, शर्त है कि हवा होनी नहीं चाहिए, बात खत्म। उससे जी। फायदा क्या होगा कि हमारे पास फ्यूचर तो होगा, बट हम ऑप्शन का रूल हम पे अप्लाई होगा, लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिवार्ड। मतलब फ्यूचर में होके भी हम फ्यूचर के नहीं है, हम ऑप्शन के हैं, जिसका फायदा हमें मिलेगा कि रिस्क होगा तो लिमिटेड, लेकिन रिवार्ड लेंगे तो अनलिमिटेड। हम गलत रहेंगे तो आपको इतना ही देंगे, लेकिन सही रहे तो पूरा लेंगे। गलत रहे तो जितना रिस्क है उतना भी नहीं देंगे। जैसा कि आप देखो मार्केट से आप कैसे बार्गेन करते हो। 19,000 की पी, 90,000 पी, 1322, क्लियर है? हाँ जी। आपने अभी फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया निफ्टी की, और एक व्यक्ति ने 19,000 की पी, 19,000 पी को आपने परचेज कर लिया, क्लियर है? ठीक है। अब क्या होगा, इसकी मार्जिन इतनी लग रही है, हाँ जी। इसकी मार्जिन कितनी लग रही है? ऑलमोस्ट हाफ। ऑलमोस्ट हाफ। तो मैं कहता हूं कि जब हमें 66,000 में फ्यूचर का ट्रेड करने देने को तैयार है मार्केट, तो मैं 1,08,000 क्यों दूं? पहली बात। दूसरी चीज कि अगर अभी कोई ब्लैक स्वान इवेंट जैसी घटना हो जाए, कुछ ऐसा न्यूज आ जाए बहुत बड़ी, और अचानक से मार्केट खुलती है अपर सर्किट पे, क्लियर है? जी। आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया, एक व्यक्ति ने 19,000 की पी को बाय किया है, और मार्केट 19,500 या 20,000 पे चली जाती है, क्लियर है? हाँ जी। मान लो कि मार्केट 20,000 पे चली जाती है कल को, आपको इसमें लॉस तो बराबर हो गए फ्यूचर में, बट 19,000 के पी के साथ क्या होगा? लॉस आपका 19,000 पे ही रुक जाएगा। 19,000 पे ही नहीं रुक जाएगा, मार्केट 20,000 भी जाएगी तो इसमें 100 रुपए वैल्यू बची रहेगी, 200। हाँ बिल्कुल। मतलब कहता है कि तुम 20,000 भी जाओगे तो हम 100 रुपया तो बचा के रखेंगे तुम, लेकिन फ्यूचर क्या कहता है? 20,000 तक रिस्क लेगा। मतलब ऊपर जाओगे तो पूरे नहीं देंगे, लेकिन नीचे अगर कल को गिर गया 17,600 से मार्केट 15,000 आ गई, तो जितना पॉइंट फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उतनी ही पॉइंट इस ऑप्शन में भी होगी, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। और गलती से अगर विक्स बढ़ गया तो कुछ ज्यादा ही होगा। तो फिर गेम को समझिए कि आप अगर ट्रेडर हो, एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन बार्गेन करता है। बिजनेसमैन प्राइस के साथ ही बार्गेन नहीं करता है, बिजनेसमैन इस मार्केट के हर एक पार्टिसिपेंट के साथ बार्गेन करेगा कि मुझे कहां पे ज्यादा प्रॉफिट है। जी। हम क्या करते हैं, नहीं ऑप्शन से तो नाम से ही सर डर लगता है, बाइंग, ओहो बहुत कष्ट दिया सर, बाइंग, अरे ये लिमिटेड रिस्क जो नाम चला है किस लिए चला है? आप ही के लिए ना। एक आम आदमी इसको हथियार बनाकर यूज कर सकता है फ्यूचर के अगेंस्ट में, बट हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो आप इसका सिर्फ इंडेक्स में यूज कीजिए, स्टॉक में मत कीजिए। उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ फिजिकल डिलीवरी है इंडिया में, और साथ ही साथ लिक्विडिटी की इश्यू आएगी, तो जिसके कारण आप स्टॉक में इसका यूज ना करेंगे। आप अलग प्रदेश में है, आउट ऑफ इंडिया है, और आपके यहाँ फिजिकल डिलीवरी सिस्टम नहीं है, आप कर सकते हो। बहुत से एक्सचेंज में आउट ऑफ इंडिया वीकली एक्सपायरी है स्टॉक में, आप वहां इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इंडिया में स्टॉक में नहीं, सिर्फ इंडेक्सेस में आप यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर।
सर एक क्वेश्चन है कि जैसे कभी ट्रेंड लाइन को एक बहुत बड़ी कैंडल ब्रेक कर देती है, तो वहां पर टू क्लोज का हम वेट नहीं करते हैं, तो वहां हम ट्रेड कहाँ पर लें? अगर ट्रेंड लाइन को बहुत बड़ी कैंडल जब ब्रेक करती है, किस सेंस में, ये बताइए। जैसे कोई 20 SMA है, अब हम्म। वहां कोई बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आता है, तो तो बड़ी वहां कैंडल से आता है तो आप वहां ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया है उसका हाई और लो आप ऐसे मान सकते हैं, ओके सर। जो भी आता है। ठीक है, उसमें कोई ओके बहुत बड़ा चीज नहीं, बस उसका हाई और लो, क्योंकि उसे ब्रेक करने के लिए उस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए वहां पे। जी। सर मिस्टर प्रकाश का एक क्वेश्चन है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टर वाइज रोटेशन एंड विच, अभी कौन सा सेक्टर आपको बियरिश और बुलिश लग रहा है? अच्छा, देखिए सर, सेक्टर वाइज रोटेशन को समझने के लिए आपको कैपेक्स साइकिल को भी समझना होगा। अगर कैपेक्स साइकिल को नहीं समझते हैं तो सेक्टर वाइज रोटेशन को नहीं समझेंगे, क्योंकि सारा कुछ इस पर डिपेंडेबल होता है। अब सेक्टर वाइज रोटेशन के लिए हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक बहुत ही इसका लंबा आंसर है, मतलब मुझे लगता है कि 2-3 घंटे का इस पे एक सेमिनार होता है, आप पूरी सेक्टर रोटेशन समझ पाएंगे। शॉर्टर कट में बस बताने का प्रयास करते हैं कि मान लो कि ऑटो इंडस्ट्रीज में बूम आना है, ऑटो इंडस्ट्रीज को बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, तो उसके पहले क्या होगा? उसके पहले जो ऑटो इंसुलरी सेक्टर होंगे उसमें आपको सबसे पहले स्टॉक में ग्रोथ दिखेगा, कंपनी के फंडामेंटल में ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगा। उसके पहले टायर की कंपनियां हैं उसमें दिखेगा, उसके पहले स्टील में, उसके मैन्युफैक्चर कंपनियां और जो रॉ मटेरियल है उसमें। तो एक साइकिल बनता है, आपको प्राइमरी साइकिल को आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे कि इंफ्रा सेक्टर में आने वाले वक्त में आपको बूम होने वाली है, तो आपको सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, इन सब में जाना होगा। तो इन सब में अगर स्टॉक प्राइसेस बढ़ रही है तो आने वाले वक्त में अब उस सेक्टर में भी आपको फायदा मिलेगा। तो जैसे आपने पूछा कि सर कौन सा बेहतर है, तो मेरा मानना है अभी इंफ्रा के स्टॉक काफी मतलब दबे कुचले हो गए हैं, तो इंफ्रा की ओर आप बढ़ सकते हैं, जो अच्छे स्टॉक हैं। साथ ही साथ आप जो हाउस होल्ड डेकोरेट वगैरह करते हैं उस ओर बढ़िए। उसके बाद जो बैटरीज की लिथियम वगैरह बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी ओर आगे बढ़िए, उन सब सेक्टर में आपको अच्छा भी रिटर्न मिलने की संभावना है। सिलिकॉन वगैरह इन सब में, जिसको मैं स्टॉक नेम वाइज हो सकता है टेलीग्राम पे मैं अपडेट करने वाला हूँ जल्दी ही, क्योंकि अब सेक्टर रोटेशन आपको 2025 के बाद होगी। जो बूम आपने देखा 2021 में कि मार्केट में सभी घोड़े गधे सब भाग रहे थे, तो 2025 के बाद वो चीजें आनी है। जी सर। तो मैं उसका एक पूरा डिटेल कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा काफी बड़ा है कैपेक्स साइकिल। अब उसमें समझाना होगा कैपेक्स साइकिल क्या है, किस प्रकार काम करता है, क्योंकि कैपेक्स साइकिल का व्यू आप लोगों का अलग अलग होगा देखने का, तो उस सब एक लिंक होता है। तो आंसर बहुत बड़ा इनका है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कभी समय मिले तो उसको डिटेल में निकालने का। ठीक है। एक क्वेश्चन है मिस्टर तेजस का कि फ्यूचर में प्रीमियम जो बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है? फ्यूचर में प्रीमियम जो बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है, हाँ जी। और फ्यूचर में घटता है तो क्यों घटता है। ठीक है, हाँ जी। देखिए फ्यूचर जो हमारी है डेरिवेटिव है। क्लियर? डेरिवेटिव मतलब डिराइव करना, किसके साथ डिराइव करना? जो भी वो स्टॉक होगा। जैसे आप अगर इंडेक्स निफ्टी के संदर्भ में देखें तो निफ्टी में 50 स्टॉक है, तो 50 स्टॉक का सबका वेटेज है, जितनी वेटेज उसकी डिराइव करती है सॉरी, उतना ही ये फ्यूचर भी डिराइव करता है। बट यहाँ एक चीज देखने में आप लोगों को आएगा कि फ्यूचर काफी ज्यादा प्रीमियम पे सम टाइम हो जाता है और स्पॉट काफी नीचे होता है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन इनका इन्हीं के बीच में होगा। हाँ जी। ठीक है, कि भाई फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर है और स्पॉट 100 पॉइंट नीचे, ऐसा क्यों? ऐसा समटाइम कभी कभी डिविडेंड गैप के कारण आता है। कंपनियां जब डिविडेंड वगैरह देना शुरू करती हैं, जब भी सेशन आती है तो एक डिविडेंड गैप बनता है, जिसके कारण के फ्यूचर के प्राइस ऊपर निकल गए, स्पॉट काफी नीचे हो गए। समटाइम फियर के कारण भी होता है। समटाइम फियर के कारण क्या होता है कि जो बड़ा पैसा होता है वो फ्यूचर में और स्पॉट में अपने आप को हेज करके चलता है जी। अगर उसके पास स्पॉट होल्डिंग है तो फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर देता है हेज करने के लिए। तो उस केस में कभी उसे लगता है मार्केट को काफी ज्यादा नीचे ले जाना है, तो ज्यादा वॉल्यूम से अगर वो फ्यूचर को सेल करना शुरू कर दे तो वो आपको नीचे मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा। स्पॉट 17,000 पे है तो फ्यूचर आपको 16,800 पे 900 पे मिलेगा। जी। कभी कभी देखिए कोरोना टाइम पे देखने को मिलता था, जब 200 पॉइंट में डिस्काउंट में निफ्टी हुआ करती थी और हम लोग आर्बिट्राज बनाते थे, और एक एक आर्बिट्राज में 2-2 दिन की प्रॉफिट 150 पॉइंट होता था, और उसमें मार्जिन मात्र 12,000 रुपए लगती थी। अब जो मार्जिन 22,000 रुपए आर्बिट्राज की लगती है। जी। जी। अच्छा सर, लास्ट दो क्वेश्चन हैं। एक, जैसे आज ऑप्शंस के ऊपर चर्चा हुई है,
थोड़ा सा इसमें विक्स का क्या रोल होता है और वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है? मैं बता रहा हूँ, विक्स जनरली ये फियर इंडेक्स है। विक्स जो हमारी है जनरली ये फियर इंडेक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स है। ये बताता है कि निफ्टी आपको कितना परसेंटेज मूव कर सकती है ऊपर या नीचे की ओर ईयरली बेसिस पे। जी। कुछ लोग विक्स को कहते हैं कि सर जब विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगी और जब विक्स गिरेगा तो मार्केट बढ़ेगी। कुछ जी। हद तक ये ठीक भी हो जाता है, 70-80% टाइम काम भी कर जाता है। बट सच बात तो है कि विक्स आपको सिर्फ फियर और वोलेटिलिटी ही बताती है। लेकिन अब विक्स में जब फियर और वोलेटिलिटी बताती है तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडेक्सेस के ऑप्शन पे पड़ता है, जो कि इनडायरेक्ट रूप से आपको दिखता है। कैसे? अगर विक्स राइज करेगी तो ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी राइज करेगी, क्लियर है। और जो वोलेटिलिटी राइज करेगी तो आईवी राइज करेगी, और आईवी राइज करेगी तो ऑप्शन को प्रीमियम को अफेक्टेड करते हैं, क्लियर है। विक्स डाउन होगा, आईवी डाउन होगा, आईवी डाउन होगा, ऑप्शन के प्रीमियम को डाउन कर देगा। तो विक्स कभी भी राइजिंग विक्स अगर हो रहा हो और आप अगर ऑप्शन के स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल शॉर्ट सेल कर दिए हैं और उस दिन विक्स अगर 8 से 10% बढ़ जाए तो आप ये मान लेना कि आपको दोनों में लॉस दिखाएगा, कॉल में भी और पुट में भी। उस केस में आपको डरना नहीं है, आपको वहां एवरेज कर लेना है, लेकिन एवरेज उसी स्ट्राइक को नहीं करना है, उससे और अलग अलग स्ट्राइक को करना है, ओटीएम जी। तो पिरामिडीय होता है, तो उसमें अगर डिस्कशन होता है पिरामिड वगैरह में तो उसमें हम बताते हैं आपको। हाँ जी। तब जाकर वो विक्स के जो बढ़ जाता है उसको हैंडल किया जाता है। जी। विक्स अगर आपने अगर ऑप्शन की बाइंग करके रखा है कोई भी ओटीएम को और विक्स डाउन हो जाए तो प्राइस भले आपको 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, 50 पॉइंट, आपको लॉस हो जाएगा। ओके। जैसा कि मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा समझा दूं, ऐसे हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा। देखिए विक्स जो है ना एक पूरा चलता फिरता ट्रेडिंग टूल्स है, तो अगर आप उसको भली भांति समझ लें तो बहुत अच्छा है। 17,700 की सी है, या मैं आपको 80,000 समझाने के लिए सी को ले लेता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि छोटे इन्वेस्टर इन्हीं को बाय करते हैं। 18,000 की सी आप देख रहे हो, क्लियर है। हाँ जी। 181 पे है हाँ जी। प्रीमियम, स्पॉट यहाँ है, फ्यूचर यहाँ है, क्लियर है। विक्स हमारा यहाँ है, आप देख सकते हैं। हाँ जी। अब ऐसा हो कि मार्केट यहीं पे रहे, सेम, ना हिले ना डुले, इधर उधर, लेकिन ये विक्स जो 18 है इससे घट के आ जाए 14 पे, हाँ। क्लियर है। हाँ जी। अब ये जो ऑप्शन है ये क्या होगा, इसकी वैल्यू घट के आ जाएगी 120 125। ओके। मार्केट यही है, इवन मैं कहता हूं कि 17,558 से बढ़ के स्पॉट चला जाए 17,700 पे, क्लियर है, 17,700 पे, बट ए घटेगा मींस घटेगा अगर अपनी विक्स कम कर देगा। हाँ, इसके आईवी को कम करेगा, ये घट जाएगा। दूसरी चीज कि 17,558 है, कॉल है, मार्केट गिर के आ जाती है 17,300, क्लियर है। हाँ। यहाँ से 250 पॉइंट गिर जाती है और विक्स 18 से बढ़ के हो जाता है 25, इसकी वैल्यू हो जाएगी 181 से 282, जबकि सबको लगेगा कि ये तो कम होनी चाहिए थी। एक कम, अरे भाई मार्केट गिरा है तो सी कम होनी चाहिए, बट ये बढ़ के 300 पे हो जाएगा अगर विक्स बढ़ गया तो। ओके। तो विक्स जो है आपके काफी काम का चीज होता है, अगर आप इसके चार्ट को जनरल चार्ट की तरह लगाकर ट्रेड करना शुरू कर दे। विक्स इंडिया में ट्रेडेबल नहीं है, अदर कंट्री में है ट्रेडेबल कुछ में, तो आप इसका ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें हिलेगा मिलेगा भी यूज करें? 100 हिलेगा मिलेगा हर जगह यूज करना है सर, क्योंकि मार्केट में 4 चीजें होती है, याद रखिएगा, प्राइस, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और मोमेंटम। उसमें से कोई भी चीज होगा तो हिलेगा मिलेगा उसको पकड़ के आपको बता देगा कि ये करना है। देखिए हिलेगा मिलेगा खोजने से पहले मैंने काफी कुछ खो दिया था बाजार में, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जिससे पैसा बनता है। मुझे ये लगता था कि कोई एक व्यक्ति तो होगा इस बाजार में जो पैसा बनाता होगा। सर मैं इतना दुखी हो गया था अपने टाइम पे कि मैं, जैसे कैसे होता है दिया लेकर ढूंढना, हमारे यहाँ कहावत है बिहार में, तो तलाश में थे कि कोई तो हो जो बताए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। मैं गूगल पढ़ के थक गया, तो समझ कुछ तो करो। तो हिलेगा मिलेगा को जब मैंने बनाया, उसको देखना शुरू किया, काफी अच्छा रिजल्ट देता है। अगर उस पर आप प्रैक्टिस कर लो, उसको समझ लो, तो आपको 60 to 70% ट्रेडिंग का जितने भी परेशानियां दूर कर देगा। और मैं तो कहता हूं कि जो डे टाइम फ्रेम हिलेगा मिलेगा यूज करते हैं आप लोग में और लगातार यूज कर रहे हैं सेम क्वांटिटी में, एक साल ट्रेड करें और मुझे लॉस करके दिखाएं, नहीं कर सकते, लेकिन लगातार डे टाइम फ्रेम पे सेम क्वांटिटी में
क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे। आपको लॉस क्यों होता है पता है? आप दो लॉट में आज ट्रेड किए, 10 दिन 2 लॉट में किए, ग्रहम्य दिन आप सर 20 से 25 लॉट लेंगे और उसी दिन आपको लॉस हो जाएगा। ओके। तो आपने 10 दिन में जो कमाया जीएसटी के साथ वापस कर दिया, आपका फेथ ही नहीं है, आप छोटा सा भी लॉस देख के भक्त हो गए। ओके। एक मतलब लूज करने की यही स्टोरी होती है। जितने भी आप लोग पैसा लूज करोगे इसी फंक्शन से करोगे, क्योंकि मैं भी इसी फंक्शन से किया था। तो उसको त्याग दीजिए। मार्केट बहुत ही दयालु है, काइंड है, वो समझ जाएगा कि नहीं भाई इसको तो देना है। आप जब लालच करते हो तो बाजार कहता है अच्छा तुम भी आए हो, ठीक है। सर एक मिस्टर ओयन का क्वेश्चन है कि हिलेगा मिलेगा में जो वाटर जैसे पानी में चला जाता है तो वहाँ आरएसआई और ईएमए पानी में चला जाता है तब वैलिड माने, या रेड लाइन भी पानी में चला जाए तभी उसको वैलिड? वो अभी बता देते हैं सर। पानी में चला जाए सेंस मींस कि 50 के नीचे आ जाए। पानी में मैंने इसलिए कह दिया था सर कि जो आम निवेशक है, जो आम आदमी है, जो जैसे बाजार में जो आम आदमी करीब 50% ऐसे आते हैं सर जिनको मार्केट के कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनको एबीसीडी पता नहीं, और बेचारे सोशल मीडिया पे, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह पे परेशान रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि यहीं से ज्ञान मिल जाए। बाकी जगह तो होता है कि पढ़ना है, बट स्टॉक मार्केट में नहीं पढ़ना है। यहाँ के लोग सोचते हैं इधर उधर से ही कुछ मिल जाए, तो उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो पता न होने के लिए मैंने कहा कि भाई अगर मैं आरएसआई डालूं तो उनको लगेगा आरएसआई क्या होता है। उनको मैं कहूं कि आरएसआई 50 के नीचे तो और कंफ्यूज। मैंने इसको ब्लू से बना के पानी बोल दिया कि भाई ब्लू है तो पानी है, तो इसमें चला गया तो सेल करेंगे और पानी से ऊपर आया तो बाय करेंगे। जिससे क्या होगा कि आम आदमी को सिंपली समझ में आएगा। तो ये बात कहानी थी पानी की। अब आपको बताते हैं कि आपने कहा कि भाई ये रेड लाइन भी चला जाए तो ये वैलिड नहीं। रेड लाइन ऊपर आ गया मींस मार्केट ऊपर जाके भी गिर जाएगी तब तक जब तक कि ए नीचे नहीं जाता है। रेड लाइन ऊपर आने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट कंफर्म गिर ही जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट गिरेगी, आज गिरे चाहे 4 दिन के बाद गिरे, बट गिरेगी। आप हाई का एसएल मान के ट्रेड कर लो, कोई भी प्रीवियस हो या पिवट हो या कुछ भी हो, जब हाई नहीं मिला तो पिवट मिले, ठीक है। ओके। अब यहां है कि एक आरएसआई और एक ग्रीन 3A में अगर चला जाता है 50 के नीचे, आप सेल का ट्रेड ले सकते। ओके। क्लियर है? ओके। ये बस ध्यान रखना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस समय ये नीचे चला जाए, आप कोई भी शॉर्ट सेल का ट्रेड मत करना तब तक जब तक ये नीचे है। ये नीचे से जब ऊपर आ जाए फिर आप शॉर्ट सेल का ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम फ्रेम पे। ठीक है सर। सर अब लास्ट कंक्लूड करेंगे, जो आपने इनिशियली कहा था एक बार रेशियो के लिए रिमाइंड करना है, तो रेशियो वाला बस थोड़ा सा। ओके सर। रेशियो देखिए, मैं ट्रेडिंग करता हूं अब सिर्फ R&D करने के लिए। मेरा अब मार्केट से ये चीज मानना होता है सर कि इस बाजार में एक सागर है, और सागर कहता है सर कि आप समुद्र मंथन करोगे तभी कुछ मिलेगा। यहाँ आपको विष भी मिलेगा, अमृत भी मिलेगा। तो जो भी व्यक्ति इसमें R&D की फेज में उतरता है तो इसे इस दोनों फेज को देखना होता है। तो मेरी नेचर, मुझे R&D करने में काफी मजा आता है, मैं कुछ ना कुछ तलाश करता हूँ। तो रेशियो में क्या है सर, रेशियो काफी पुराने से ऑप्शन यूज होता रहा है, लेकिन रेशियो का मल्टीपल आप यूजेज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग टूल्स के यूज। रेशियो को यूज कहाँ कहाँ करते हैं? रेशियो का यूज का सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। 1 वे यूज कर सकते हैं, 2 वे यूज कर सकते हैं, डायगोनल यूज कर सकते हैं। सिंपल यूज मैं बताता हूं आपको। जैसे कि समझिए, आप लोग अक्सर जो ऑप्शन की शॉर्ट सेल करते हो, जितने भी लोग, तो ये मान कर करते हो कि ये मेरा सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये इसके बीच वाले को शॉर्ट सेल कर देते हैं, इसके ऊपर बाजार नहीं जाएगी। क्लियर है? तो जब रेशियो की ट्रेड बनाते हैं तो आप ऐसी जगह बनाओ जहां पे आपको संशय हो, खुद पे डाउट हो, वहां रेशियो का ट्रेड बनाओ। या जहां पे लगता हो कि इस रेंज में ही बाजार रहेगी सॉरी, वहां पे रेशियो का ट्रेड बनाओ। कैसे? जैसे दिख रहा है 17,558, मैंने क्या कहा, 17,000 मार्केट का एक सपोर्ट है। स्टार्टिंग बताया था 17,000, हाँ जी बताया है। तो आप लोगों को एक मैंने ट्रेड दिया था 17,300, एक 600 में वाला दिया है 1 अक्टूबर का, तो अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा होगा, बिल्कुल, है ना। तो हाँ जी 17,300 का पी। तो आप इसको जब भी बनाइए, तो जैसे 17,000 मैं वीकली में आपको बनाता हूँ, नेक्स्ट वीक में कितना चल रहा है, 84। क्लियर है? हाँ जी। अब मुझे लगता है कि मार्केट गिरेगी, तो लगा कि भाई पुट बाय कर लेते हैं 84 पे। लेकिन फिर माइंड में आता है कि तो वीकली है, ओटीएम है, अगर बाजार यहीं रह गया रेंज में या थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे आया तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग रेशियो का फायदा लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कोई ऑप्शन की तलाश करेंगे जो कि सपोर्ट के पास हो।
तो वो ऑप्शन क्या था? 17,000। 17। कितनी चल रही है? 37। क्लियर है? हम क्या करेंगे, इसकी एक नहीं 2 लॉट को शॉर्ट कर देंगे। क्लियर है? हाँ जी। एक नहीं 2 लॉट को शॉर्ट, यहाँ 1 लॉट बाय करेंगे तो 2 को सेल करेंगे। 2 को सेल करने का पर्पज क्या है? क्योंकि 70,000 इज सपोर्ट, वीकली एक्सपायरी है, और हमें इसमें 37 मल्टीप्लाई 2 कितना आता है? 74। 74। तो हमारा रिस्क मैक्सिमम कितना हो गया? 10 रुपया। 10 रुपया। अभी कब होगा? एक्सपायरी के दिन, बीच में नहीं होगा। ऑप्शन बिहेवियर से भी हमें फायदा होगा। कैसे? मान लो कि मार्केट यहां से 17,400 गिरता है, जाता है, ठीक है? हाँ जी। 17,400 जाता है और 17,400 जाकर ऊपर नीचे घूम रहा है। उस केस में ये तेजी से गलेगा, फार ओटीएम होने के कारण ये नहीं गलेगा, इवन ये बढ़ ही जाएगा 1-2 दिन अगर रह गया तो उस केस में भी रेशियो आपको फायदा देगा। मार्केट अगर गिर जाती है नीचे की तरफ तब भी फायदा देगा। मार्केट अगर ऊपर भी चली जाती है तो भी आपको लॉस नहीं दिखाएगा बहुत बड़ा, आपको प्रॉफिट ही देगा। यही कारण है कि बैंक निफ्टी में मैंने एक रेशियो दिया है 39,600 को कॉल को बाय और 40,000 कॉल को सेल, जिसमें कि डिस्काउंट में ना होके वो पॉजिटिव में है। मतलब 84 पे अगर मैंने बाय किया तो सेल वाला 100 का है। ओके। तो रेशियो का आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। जैसे ऑप्शन क्या है ना कि ये एक तरह से सॉरी रबर आपको मिल गया, इसको आप डिजाइन कर सकते हो, तोड़ मरोड़ सकते हो जैसे चाहो वैसे। ऑप्शन एक डायनामिक मैथमेटिक्स है, एक ऐसी मैथ जो चेंज हो सकता है। हम लोग स्टैटिक मैथ में पढ़ते हैं 2 + 2 = 4, बट यहाँ 2 + 2 = 6 भी होता है। यही आपको सीखना है, और वो 6 डिपेंड करता है विक्स के ऊपर, वोलेटिलिटी के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर। क्लियर? तो रेशियो को आप मल्टीपल यूज इस तरह से करेंगे। कभी भी आपको आप लोगों को डाउट हो तो आप इस प्रकार से रेशियो बना सकते हैं। सपोर्ट वाले को सेल कर दीजिए और कोई भी ऑप्शन बाय कर लीजिए। मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। और जब भी ये सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करे वहां पे आप लोग स्प्रेड बना लेना मंथली एक्सपायरी में, ये आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे 17,345 अगर ब्रेक कर जाती है बाजार, ठीक है, तो आप लोग सिंपली क्या करना कि 17,000 की पुट इस प्रकार के एक स्प्रेड बना लेना है मंथली में। क्लियर है जी? जैसे एक लॉट आपका एक्स्ट्रा इसमें शॉर्ट सेल है ना, हाँ हाँ। उसको मैनेज करने के लिए आपको कुछ करना होगा ना नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ आपको लगभग 16,800 तक सेफ है। मतलब आप बिना एडजस्टमेंट के 16,800 तक आपको कोई लॉस नहीं नीचे की तरफ। हाँ, मतलब यहाँ से लगभग 750 पॉइंट तक मार्केट गिर जाती है तब भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन उसके नीचे तो लॉस होगा, उससे बचने के लिए हम वहां स्प्रेड बना लेते हैं। ठीक है। क्लियर है? बहुत सी चीजें हैं बाजार में, आपको बस उसकी डायनामिक को समझना है, मैथमेटिक को समझना है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट यूज क्या, कब रेशियो करना है, कब स्प्रेड करना है, कब डायगोनल करना है, कब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, नेकेड, ये डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंस पे, इमोशन पे और चार्ट रीडिंग। जी सर, ये आपको याद रखना है। ठीक है सर, तो इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जोन 17,000 का रहेगा। और जब जैसे अभी यहाँ से गिरता है तो कई बार होता है कि जो डबल लॉट बेचा हुआ है उसमें लॉस दिखाने लगता है, तो वहां पर कई लोग घबरा जाते हैं देखा, और नोशनल लॉस को देख के। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कभी भी आपको जब गिरता हो और आपको लॉस दिखाए और आप अगर लॉस देखकर स्क्रीन पे घबराते हो तो सच बता रहा हूँ, आपको भी कैश ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको जो लॉस दिखा रहा है, आपको पहले ही याद रखिए कि ऑप्शन एक मैथ है। आपको एक चीज ये याद रखना है कि मार्केट जब तक 16,800 के नीचे नहीं जाएगी, मुझे किसी परिस्थिति में परमानेंट लॉस नहीं होगी। क्लियर है? तो अगर मार्केट यहाँ 17,500 पे है, 400 पे हमें कोई लॉस दिखा रहा है 200-400, किस बात का डर है? यहाँ तो डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ट्रेड दिया था, 1-2 दिन तक लॉस दिखाया था -100-200 रुपया, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें किस बात का डर है? क्या है खोने को हमारे पास? कुछ नहीं होगा। 100% इसको पैसा देना ही पड़ेगा इस रेंज में, इफ बट की बात ही नहीं है। मैं 100% वर्ड यूज कर रहा हूँ, 99 नहीं कर रहा हूँ। बात को समझिए, हमारी लॉस होगी जब उस एरिया के नीचे जाएगी। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा कि हमें एडजस्टमेंट कहां से स्टार्ट करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट इन रेशियो।
वो एडजस्टमेंट होता है। जब भी ये मेजर ब्रेक कर देगा हम एडजस्टमेंट कर देंगे, हम 17,000 का वेट नहीं करेंगे। जी क्लियर है? हाँ जी। हम 17,000 का वेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे। इसके नीचे गया तो टेक्निकल वीक हो गया है, तो अब आगे जाएगा तो हम क्यों वेट करें? 350 पॉइंट का प्रॉफिट ले लेते हैं बीच में, जो भी रेशियो अपना आएगा फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसे यूज करना है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेजर हो उसके पास करना हो। आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी इसको यूज करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। जैसे जिन लोगों को अभी लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, उन लोगों से है कि आप रेशियो कर लो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ क्या करो, इससे रेशियो कर लो, आप एक लॉट बाय कर लो, 2 लॉट से शॉर्ट कर दो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस के ऊपर 18,000 जब क्लोज कर रहे हैं, आप वह स्प्रेड बना लो 2 लॉट में एक्स्ट्रा। आपने एक लॉट में किया था, 2 लॉट में स्प्रेड बना लो, 18,000 का बाय, 18,500 सेल, हो गया। क्या कर लेगा बाजार? तो ये आपको पहले से विजन हो कि हमें एडजस्टमेंट कहां से करनी है, ये आपको प्रत्येक ट्रेड में माइंडसेट में रखना है। जी सर। क्लियर है? हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछूं विनीत कुमार जी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 कोठारी साहब लीजिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हमारे जो ग्रुप के अंदर काफी लोग शॉर्ट स्ट्रगल करते हैं स्टॉक्स के अंदर 45 डेज आगे वाला, यानी कि जैसे अभी अभी अपना चल रहा है अगस्त का महीना, तो हम जो है अक्टूबर के आसपास का शॉर्ट स्ट्रगल करते हैं स्टॉक के अंदर, और जैसे ही वो 15-20 दिन निकलता है और जो करंट महीने में मतलब 30 दिन के आसपास एग्जिट करके फिर उसके आगे महीने में चले जाते हैं, तो इसमें अच्छा पैसा बनता है। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? बिल्कुल, इसमें अच्छा पैसा बनता है। मैं आपको बताऊं कि मार्केट में शॉर्ट सेल जो भी करते हैं वो हमेशा अच्छा पैसा बनाएंगे अगर प्लान करके चलते हैं तो। आप ओटीएम को शॉर्ट सेल करते हैं? नहीं, एटीएम स्ट्रगल, स्ट्रगल शॉर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, स्ट्रैडल को आप लोग शॉर्ट सेल करते हैं अगले मंथ की या फार अगले मंथ? महीने, हाँ, 4 मंथ वाला, और हाँ। जैसे ही वो एक महीना होने लगता है हम एग्जिट करके और उसके आगे चले जाते हैं, वो प्रॉफिट बुक करके। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए एक चीज बस ये ध्यान रखना है कि ट्रेंडिंग नहीं हो, क्योंकि अगर ट्रेंडिंग मार्केट हो गया तो इसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो चार्ट को वहां पे बस ये ध्यान रखिए, बाकी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि देखिए, उसको देखने से पहले आप किस स्टॉक को आप शॉर्ट सेल करना चाहेंगे बताइए। जैसे यूपीएल है, भारती है, हाँ जील है, इन सब में कर रहे हैं हम लोग। हाँ, जो भी स्टॉक आपको पसंद हो मैं आपको बताया था। 730, ये तो अभी खुला ही नहीं है, ओपन होगा ये करीब करीब 10 दिन के बाद। तो हाँ, इसको 10 दिन के बाद होगा। हाँ, तो मान लीजिए कि 10 दिन बाद ओपन होता, आप इसको चले भी चले सितंबर का ले लीजिए भी आप। हाँ, अभी सितंबर का सप्ताह निकलेगा। हाँ, ये चल रहा है 22, तो ऑफ कोर्स इसकी जो वैल्यू होगी 35 होगी। ठीक, राइट। 32 35 होनी चाहिए अगर ये ओपन हो जाता है तो। 12 से 13 रुपए इसे हाँ 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 आप इसे शॉर्ट सेल कर देते हो। तो जी, शॉर्ट सेल करने का फायदा क्या है कि अगर हमने 30 पे सेल किया है तो हमें पता है कि अब 730 से प्लस 30 हाँ, 760 तक हमें लॉस नहीं होगा। क्लियर है? राइट। इसी बेस पे करते हैं ना। सम टाइम हम करते हैं या बराबर बराबर। कर देते हैं, सम टाइम स्टैडल भी कर देते होंगे, हम्म, लोग ऐसा भी करते होंगे। तो राइट स्टैडल जब सेल करते हैं तो बोथ साइड का आपको डबल व्यू मिल जाता है। क्लियर है? राइट। हाँ, तो यहाँ पे पैसा तो बनेगा, बट आपको 2 चीज का ख्याल रखना है, पहला ट्रेंडिंग और दूसरा न्यूज। अगर उस स्टॉक में कोई न्यूज हो, कोई रिजल्ट हो, वहां पे मत कीजिएगा। ठीक है? हाँ, हाँ, कोई न्यूज कोई रिजल्ट हो, रिजल्ट अगर बहुत बड़ी बैड आने की संभावना हो तो जनरली सब बढ़िया कंपनियों के रिजल्ट वैसा कुछ आता नहीं है, 2-4-5% का मूवमेंट होती है। बट इन चीजों का ख्याल रखना है शॉर्ट सेल में। बाकी आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या होगा कि आप 4-5 बार जो पैसा बनाए हैं ना, एक बार भी कोई वेव आएगा, मतलब ऐसी कोई न्यूज, आपका सारा पैसा लेके चला जाए। तो उस केस में आप इसको हेज भी कर सकते हैं। हेज करने का क्या है कि बोथ साइड कैलेंडर बना लीजिए आप फार ओटीएम, वो ज्यादा बेटर आपके लिए शॉर्ट सेल में। अच्छा, बोथ साइड कैलेंडर मींस कि जैसे 730 चल रही है तो आप इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एक थोड़ा सा मार्क कर लीजिए कि कहां पे है। एक मिनट, ये एक रेजिस्ट कर रहा है इस तरह से, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस। तो ऊपर की तरफ आपको हो जाता है 760
और नीचे की तरफ आपको हो जाता है 680, ठीक है। हाँ। यहाँ पे आप ले लेते हैं 700। तो आप बोथ साइड का भी कर सकते हैं, अगर आप करना है तो कैलेंडर बनाकर, ठीक है। एक मंथ का सेल कीजिए सेम मंथ का, और अगले मंथ का बाय कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। ओके ओके। जैसे कि आपको 730 करना है तो 7, अब मार्केट हमें ट्रेंड दिख रहा है कि सेल में, क्लियर है, ट्रेंड सेल में है, तो उस केस में आप बोथ साइड का भी कैलेंडर बना लेंगे। आप सितंबर सेल करेंगे, अक्टूबर बाय करेंगे, उस केस में उल्टा करना पड़ेगा। अच्छा। ओटीएम में करेंगे तो हाँ। उसका फायदा क्या मिलेगा कि उसके पास जब एक्सपायरी होगी तो नेक्स्ट मंथ वाला तो बढ़ जाएगा, लेकिन इस मंथ वाले की प्रीमियम चला जाएगा, तो फायदा है। अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो आप जनरली जो करते हैं वो करते रहिए, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि प्रीमियम आधा हो जाता है, जैसे ही अगले महीने वाला करंट महीने में आता है ना, तो प्रीमियम आधा हो जाता है, तो आधे का तो प्रॉफिट आपको मिलता ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उस 15 दिन तक कोई मोमेंटम नहीं आनी चाहिए आपकी डायरेक्शन में। हाँ, वो बात सही है। अगर आपकी डायरेक्शन में आती है तो आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए कि भाई मैंने कॉल शॉर्ट किया तो पुट भी मैं शॉर्ट करके उस पैसे को बनाऊं। एक जरूर करना है, अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको एडजस्टमेंट आती है तो काफी इजी है। क्लियर? हाँ, क्लियर सर। ओके सर, चलिए। कोठारी साहब, हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा बस इसको कंक्लूड करें, ठीक है ना, क्योंकि बिना आपके कंक्लूड किए हुए सब खत्म नहीं होगा। तो आप अपनी तरफ से इसको कंक्लूड कीजिए आज के इस वेबिनार को। So Nitish Kumar ji sir and all the participants, I am extremely thankful to everybody as well as Mr. Nitish Kumar कि उन्होंने आज इतना समय लेके और हमारे ये ग्रुप मेंबर्स के लिए ये जो बताया है और जो बेसिक्स बताए हैं, और सबसे बड़ी जो दो चीज जो बताई आपने जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो बताया था आपने आईटीएम का जो कॉन्सेप्ट बताया है कि आईटीएम के ऑप्शंस लीजिए। हम लोग अभी तक फ्यूचर लेते थे और फ्यूचर के सामने हम कॉल शॉर्ट करते थे, मतलब जैसे कोई मान लो ऊपर जा रहा है तो फ्यूचर ले लिया उसका, और फ्यूचर लेने के साथ वो ओटीएम भी कॉल शॉर्ट करते थे, या अगर फ्यूचर बेचा है तो उसकी जो है पुट शॉर्ट करते थे। तो वो उसमें कभी कभी हम फंस जाते थे काफी। लेकिन आज जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है कि आप आईटीएम वाला लेके और फिर अगर हम करेंगे तो वो काफी सेफ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो बताया है, बहुत अच्छा लगा हमारे को। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और मुझे पता चला है कि शायद आपका कल या परसों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी आपका प्रेजेंटेशन है कोई पीएचडी के बारे में। आई फील सो हैप्पी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो है मतलब बिहार का नाम जो ऊपर कर रहे हैं, पूरे भारत का भी नाम इतना ऊंचा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या तो थैंक यू सब आप सबको, और आप लोगों से अब विदा लेते हैं और फिर जल्दी ही फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल के साथ। फिर कोठारी जी क्याग्रा पे फिर आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लर्नर हैं वो सीखते रहें, कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मुझे लगता है इस बाजार में जीतने का सिंपल एक तरीका है, सीखते रहो। बट आप सीखने के साथ किस प्रकार से उसको ट्रेड के रूप में परिवर्तित करेंगे, इसको भी जरूर अपने आप में रखना है। आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस जान जाओ, फंडामेंटल जान जाओ, काफी नहीं है। काफी तब है कि जब तक आप, वो कहावत है ना कि जब तक दरिया में आप छलांग नहीं लगाओगे ना, उसकी गहराई का पता कैसे चलेगा। छलांग कहाँ से लगानी है, कैसे लगानी है, ये भी आपको जानना आवश्यक है। तो आप टेक्निकल ऐसे जानते हो ठीक है, लेकिन ट्रेड कब लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट हमें एग्जिट कहाँ करनी है, क्योंकि एग्जिट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री बहुत आसान है। याद रखिए, एंट्री कोई भी कर लेता है, एग्जिट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एंट्री तो अभिमन्यु ने भी कर लिया था, बट एग्जिट इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। तो मार्केट का अभिमन्यु नहीं बनना है आप लोगों को, एग्जिट पे फोकस कीजिए। तो जैसे मैंने कहा ना, बोलिंजर बैंड बाइज एसेल, मतलब बैंड के ऊपर तुम वीकली क्लोज करो तो हम मानेंगे। तो वहां ट्रेड क्या बनता, कोई भी स्प्रेड 18,000 के पी बाई के 17,500 से 500 पॉइंट में स्प्रेड बना दिए। अब जो करना है कर लो। हिस्ट्री कहता है कि 17,671 के नीचे हम मंथली क्लोज कर रहे हैं साल भर से, हम क्या करते, 17,500 की पुट बाय, 17,000 की पी सेल, स्प्रेड बना देते ट्रेड प्लान, या 18,000 के ऊपर की कॉल सेल नेक्स्ट मंथ की। तो ये आपको करना है, लेकिन एसेल तो वही होगा, उसके नीचे एसेल नहीं होगा। एसेल हमारे मन से नहीं होता है, एसेल मार्केट के मन से होता है। मार्केट कहे कि मैं यहां झुकने को तैयार हूं, तो मैं कहूंगा प्रभु मैं डबल झुकने को तैयार हूं।
सर मैं अगर कोई अभी व्यू दूं कि मार्केट गिरेगा, मैं बता दूं कि अगले 30 मिनट में कहूंगा कि नहीं अभी बढ़ेगा, और वो कहूंगा नहीं, अपनी पोर्टफोलियो भी चेंज कर लूंगा ट्रेड का। इतना फास्ट होना होता है। लॉस से मत घबराइए, प्रॉफिट से घबराइए। ज्यादा प्रॉफिट आने लगे लगातार 1 महीने ना, तो ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, 10 दिन नहीं करेंगे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मार्केट इतना उदार नहीं है कि लगातार आपको प्रॉफिटेबल बना दे। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग 10-12 लाख कमा लेंगे, मैंने कमा लिया और मैंने 2 करोड़ कमा के 3 करोड़ का लॉस किया है। अब आगे बताओ। मुझे भी वही बुखार चढ़ा था, 3 महीने लगातार लॉस हुआ ही नहीं था। मैंने सोचा कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, बढ़ता चला गया। मालूम चला बाद में जब बाजार ने ले लिया तो समझ में आया कि रुकना भी इंपॉर्टेंट है। तो इस बाजार में आपको झुकना इंपॉर्टेंट है और रुकना इंपॉर्टेंट है। जब लगातार प्रॉफिट हो ट्रेडिंग बंद कीजिए, 5 दिन फैमिली को टाइम दीजिए। लगातार लॉस हो ट्रेडिंग बंद कीजिए, घूमिए और खुद पे क्वेश्चन कीजिए कि क्या हम कहां गलती कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेट मत होइए। ये सब बेसिक इमोशनल आप याद रखिएगा, क्योंकि ये मैंने लॉस करके प्राप्त किया है। आप लोग को शायद अभी लॉस नहीं हुआ हो तो आप बच जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, आपने तो बताया था कि अभी ये मंडे से क्या होने वाला है और कैसे ट्रेप करेंगे, फिर भी काफी लोग डरे हुए हैं अभी। मंडे को जो 1000 पॉइंट गिरा है, जो इन्फ्लेशन का जो न्यूज आ रहा है, जो यूएस का आ रहा है, वो काफी लोग डरे हुए हैं। तो आप 2 मिनट इसके ऊपर बताएंगे कि मतलब क्या करना है? देखिए, मार्केट को तो गिरना है, ये मार्केट की पैटर्न में आज नहीं पहले से बता रहा है, हिस्ट्री बता रहा है। बट अब जो मार्केट को गिरने के लिए कुछ ना कुछ तो वजह चाहिए, बेवजह तो नहीं गिरेगी। अब लोग डरे हुए हैं कि 1000 पॉइंट गिर गया, अब क्या होगा। अरे भाई आप समझो, 2 दिन बाजार बंद हुई है तो 2 दिन में ऑब्जर्व कर जाता है, गिरावट तो होगी बट वो रिटेलर के द्वारा जोर से करा दी जाएगी, और फिर उसके बाद एक शार्प ऊपर आएगा और उसके बाद फिर फर्दर गिरावट होगी। तो जब ऊपर आए आप ट्रेड प्लान बना लेना। ऊपर मींस डे हाई के पास आना या 50 ईएमए के एसएमए के पास आना, अर्ली टाइम तो आएगी। आपको इन्विटेशन देता है बाजार की, भाई अब चलोगे ट्रेन पे, हम कहोगे नहीं, तब जाता है, मौका देगी। जैसे देखिए ये निफ्टी है, अब अर्ली टाइम फ्रेम पे आइए। ये इन्विटेशन नहीं दिया तो क्या दिया, अगले दिन फिर से इसके पास जाता है 50 के, क्या कर रहा है। तो 50 जो एसएमए होता है अर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेडेबल होता है, ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। ये काफी बेहतर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। देखिए गिरते हुए बाजार में इसे रोक लेगा प्राइस को, और बढ़ते हुए प्राइस में भी रोक लेगा, दोनों में काम करता है। तो आप इसका यूज करेंगे खासकर डे ट्रेडिंग में और बीटीएसटी एसटीबीटी, तो बाजार गिरेगी बट आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, और मौका आपको देगी। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्कार आप सबको, थैंक यू सर।